Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि आज की जो वीडियो है हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे होने वाली है, यानी हमारे पास TEE दिसंबर 2022 का BGYCT 131 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि आपका कोर्स टाइटल है फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, तो गाइज आज हम जो है जियोग्राफी का जो है आप सभी का जो कल एग्जाम होने वाला है तो उसके ही रिगार्डिंग हम ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पे जो आपका टाइमिंग होता है नॉर्मली यहाँ पे 2 आवर्स का होगा और 50 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और सभी क्वेश्चंस के आगे यहाँ पे आपका मार्क्स दिया हुआ होता है। साथ ही अगर लेबल डायग्राम बनाना हो तो वहाँ पे आपका ड्रॉ आपको एक क्लीन क्या कहते हैं डायग्राम बनाना पड़ता है। तो गाइज वीडियो को बिना किसी देरी के हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करें तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहे। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस जब भी आप कभी वॉच करें तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। देखिए, अगर आप लाइक करेंगे तभी हमारी रीच क्या होगी और भी बच्चों तक और भी स्टूडेंट्स तक बढ़ेगी। तो लाइक जो है बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आते हैं, आप छोटा सा काम कर दिया करिए कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, देन उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर वीडियो पसंद आता है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो देन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला आपका आता है कैल्डेरा। कैल्डेरा होता क्या है? तो देखिए, कैल्डेरा जो है एक प्रकार का लार्ज वॉल्केनिक क्रेटर होता है जहां से आपका ज्वालामुखी फटता है ना। जो क्रेटर होता है, वॉल्केनिक क्रेटर होता है, मुख कह सकते हैं एक तरीके से ज्वालामुखी का। तो कैल्डेरा एक तरह का ज्वालामुखी का मुंह होता है ना। डेट फॉर्म्स द वॉल्केनिक इरप्ट एंड एम्प्टीज इट्स मैग्मा चैम्बर काउजिंग द ग्राउंड अबव टू कोलैप्स। यानी यहाँ पे से क्या होता है कि जैसे ही आपका ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो फटता है, इरप्ट होता है, उसमें से बहुत सारे मैग्मा निकलते हैं। क्योंकि उसमें देखिए ज्वालामुखी जो होता है उसमें कई सारे चैम्बर्स बने होते हैं, मैग्मा चैम्बर्स, और उसमें से क्या होते हैं गाइस, मैग्मा वगैरह निकलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, इट इज टिपिकली फॉर्म ड्यूरिंग मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन और अ सीरीज ऑफ इरप्शन। देखिए, आपका जो ज्वालामुखी है वो एक बार में पूरा पूरा फटता नहीं है। तो इसी प्रकार से जो कैल्डेरा है यहाँ पे आपका क्या हो सकता है गाइज, वॉल्केनिक इरप्शन आपका मैसिव एक बार में ही हो सकता है, या फिर क्या होता है सीरीज में भी कभी कभी क्या होता है ज्वालामुखी में इरप्शन होता है कैल्डेरा के माध्यम से। कैल्डेरा जो है आपका साइज हो गया, रेंजिंग हो गया, यानी ये जो है फ्यू किलोमीटर जितने भी हो सकते हैं, और क्या है कई 10 किलोमीटर लंबा डायमीटर भी इनका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इनके जो स्टिप वॉल्स होते हैं और फ्लैट और संकन फ्लोर होते हैं, इनको करेक्टराइज किया जाता है इसमें। उसके बाद कैल्डेरा जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो वॉल्केनिक रीजन में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी आपके वॉल्केनो पाए जाते हैं वहाँ पे आपको क्या है ये कैल्डेरा उसमें मिलते हैं। बात करें, इसी के अंदर आपका बहुत सारा जियोथर्मल एक्टिविटीज होती रहती है ना। और एक तरीके से फ्यूचर में संभावना बनी रहती है कि वहाँ पे जो इरप्शन है हो सकता है। देन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसमें आपका सुनामी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सुनामी के बारे में कौन नहीं जानता होगा, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने देखा भी होगा जिस तरीके से जापान में सुनामी वगैरह आती रहती है। तो देखिए, इसको किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सुनामी जो होता है एक सीरीज होता है, जस्ट अ लार्ज ओशन वेव्स, है ना। बहुत सारे जो क्या होते हैं गाइज, ओशन के वेव्स होते हैं जो कि जनरेट कहाँ होते हैं, अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस के कारण। ठीक है, इनके और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, तो जस्ट आपका जो अर्थक्वेक वगैरह आता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है अंडर वाटर, अंडर ओशन भी क्या होते हैं, कई सारे वॉल्केनोस का इरप्शन होता रहता है लगातार। और कभी कभी लैंडस्लाइड्स के वजह से भी आपके सुनामी वगैरह आते रहते हैं। तो ये जो वेव्स है ये क्या है गाइज, ये ट्रेवल कर सकते हैं अक्रॉस द ओशन, है ना। ओशन के पार भी ये क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, और बहुत तेजी के साथ करते हैं। कभी कभी है ना, जो हम अनुमान लगाते हैं एक तरीके से कि 1 घंटे में सुनामी पहुंचने वाली है, 2 घंटे में सुनामी, तो ये जो लहरें होती हैं ये काफी दूर से आ रहे होते हैं और काफी तेजी के साथ आते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। देन ये जब आते हैं तो काफी ज्यादा आपको क्या है सिग्निफिकेंट डैमेजेस और लॉस ऑफ लाइफ भी ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं हमारे जीवन यापन को। देन ये क्या है, कोस्टल एरियाज में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए ओशंस जो है आपके कहाँ मिलेंगे, है ना, जस्ट कोस्टल रीजन में। देन सुनामी जो है इनके काफी ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ वाले आपके क्या होते हैं, वेव्स होते हैं। और एक तरीके से ये एनर्जी रिटेन कैसे करते हैं, तो जितना लॉन्ग डिस्टेंस से ये कवर होके आ रहे होते हैं उतना ज्यादा ये एनर्जी क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, उतना ही ज्यादा सुनामी आपका भयंकर हो सकता है। बात करें ये जो ट्रेवल करते रहते हैं इंटायर ओशन और बेसिन से, देन वेव्स जो एक तरीके
से सैलो कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ते हैं ना। और ये क्या है, अपने जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची हाइट को एक्वायर कर लेते हैं और इनका जो फोर्स होता है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जो कि लैंड के बाद टकराने के बाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिसमें कि आप सभी को रॉक साइकिल के बारे में बताना है। रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं गाइज? आप सभी को मालूम होगा कि रॉक्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि पहला इग्निशियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक होता है। तो इन्हीं 3 रॉक्स के बिटवीन क्या है आपका कि ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो देखिए ये जो रॉक साइकिल है गाइज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और रिसाइकलिंग ऑफ रॉक्स जो है अर्थ सरफेस के ऊपर, वही आपका क्या है एक तरीके से रॉक साइकिल कहलाता है। अगर हम एक पॉइंट में अगर हम कहना चाहें तो देखिए इसमें बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें ये क्या लीड करते हैं, फॉर्मेशन, अल्टरनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉक, यानी आपके जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो आपके रॉक के डिस्ट्रक्शन या वेदरिंग के कारण भी हो सकते हैं और इनका फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठे होने के बाद भी इनका फॉर्मेशन होता है। एक तरीके से अल्टरनेशन प्रोसेस चलता रहता है। बायोलॉजी में हमने पढ़ा भी था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें रॉक साइकिल में भी एक तरीके से अल्टरनेशन चलता रहता है। बात करें इसके साइकिल्स की, तो ये शुरुआत कैसे होता है, तो इसका शुरुआत यहाँ पे इग्निशियस रॉक से होता है, यानी बड़ा सा एक ज्वालामुखी होगा, ज्वालामुखी फटेगा और उसमें से क्या है बहुत सारे मॉल्टेन मैग्मास निकलेंगे या लावा कह सकते हैं। वो ठंडे होने के बाद वो उसका सॉलिडिफिकेशन होगा और ये सॉलिडिफाई होके देन ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम इग्निशियस कहते हैं, है ना। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, ये फर्दर इसके क्लासिफिकेशन भी होते हैं। तो देन ये रॉक क्या होते हैं, वेदरिंग होती है और इरोडेड होने के बाद ये सेडिमेंट्स में क्या हो जाते हैं गाइस, कन्वर्ट हो जाते हैं। और फर्दर ये ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वाटर हो गया, वाइंड हो गया, इनके द्वारा क्या करे जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। देन ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है एक तरह का इनका फॉर्म होने का प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें कॉम्पैक्टेशन, सीमेंटेशन, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें कि आपका एक तरीके से रॉक्स का फॉर्मेशन वगैरह होता रहता है। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये अंडरगो मतलब और भी चेंजेस में चले जाते हैं, जैसे कि ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, यानी ये जो सेडिमेंट्री रॉक को काफी ज्यादा उच्च दाब और उच्च तापमान अगर मिल जाए तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें गाइस, मेटामॉर्फिक रॉक्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये जो रॉक हैं एक तरीके से एक्सपोज जब होते हैं अर्थ सरफेस पे, है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, अपलिफ्ट यानी ऊपर की तरफ जब उड़ जाते हैं और इनमें इरोजन जब देखने को मिलता है तो कुछ इस प्रकार से इनका जो साइकिल है कंप्लीट हो जाता है। फर्दर ये जो रॉक साइकिल है ये क्या है, ड्राइवन किनके द्वारा ड्राइव किया जाता है या किनके द्वारा ये मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इरोजन है, वेदरिंग है और जियोलॉजिकल फोर्सेस वगैरह जो लगातार इन रॉक्स पे लग रहे होते हैं, यही पूरा का पूरा एक तरीके से इनमें इन्वॉल्व होता है इनके साइकिल में, रॉक साइकिल में। एक तरह का क्रूशियल रोल प्ले करता है अर्थ के क्रस्ट को शेप देने का और जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट रॉक टाइप्स का पूरे अर्थ में, तो पूरा का पूरा कुछ इस प्रकार से रॉक साइकिल होता है। एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि जियोग्राफी तो मेरे पास था नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत पढ़ के आप सभी को डिस्कस कर दूं तो मतलब एक तरीके से आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर पसंद आ रहा हो। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कमेंट में आप जरूर थोड़ी सी बातें लिख दीजिएगा, अच्छी अच्छी तारीफ कर दीजिएगा। देन यहाँ पे हम बात कर ले निक पॉइंट की। तो निक पॉइंट जो होता है गाइस, निक पॉइंट एक सडन चेंज होता है जिसमें कि आपका ग्रेडियंट ऑफ रिवर कह ले या स्लोप ऑफ रिवर कह ले, उसमें क्या आ जाता है गाइस, चेंजेस आ जाता है। कोई भी स्ट्रीम हो गया या फिर रिवर हो गया, जलाशय हो गया, उसके धारा में क्या आ जाता है गाइस, परिवर्तन आ जाता है। स्लोप में जिस ढाल से वो गिर रहा होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो ये कैरेक्टराइज किया जाता है किस चीज में, तो वाटरफॉल या फिर रैपिड्स भी कह सकते हैं कि जो जल है उसकी धारा किस प्रकार से गिर रही है ना, एक तरीके से लोकेशन मार्क करता है। तो यहाँ पे जो रिवर है, रिवर प्रोफाइल की बात करें तो ये रैपिड चेंज में चला जाता है। तो निक पॉइंट जो है गाइज एक तरह का क्या है, कैन फॉर्म ड्यू टू वेरियस फैक्टर। ये जो है निक पॉइंट आपका कई सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर लैंड क्या हो जाए गाइज, अपलिफ्ट हो जाए या ऊपर की तरफ उड़ जाए तो इसमें आपका निक पॉइंट आ सकता है, यानी सडन चेंज आ सकता है। बात करें चेंजेस अंडरलाइंग जियोलॉजी, यानी क्या है हमारी धरती के जियोलॉजी में चेंजेस आ जाए तो उसमें भी हो सकता है, या फिर वेरिएशन इन इरोजन रेट, यानी रिवर के किनारे जो आपका इरोजन होता रहता है, सॉइल इरोजन जो होता रहता है, उसमें अगर चेंज आ जाए तो इसमें भी आपका क्या हो सकता है गाइज, आपके धारा में नदी की धारा में स्लोप में क्या हो सकता है गाइज, परिवर्तन आ सकता है।
देन बात करें, ये एक तरह का सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किस तरीके से जो रिवर वैली यानी रिवर के किनारे किनारे जो वैलीज का फॉर्मेशन होता है उसको शेप देने का काम करता है। और रिजल्ट में क्या मिलता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गॉर्जेस, बहुत सारे गॉर्जेस, कैनियंस और जियोलॉजिकल टाइम मतलब ओवर जियोलॉजिक टाइम में ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता रहता है ना, भंवर होता है ना, गॉर्जेस, भंवर वगैरह, कैनियंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन बात कर ले हम पोरोसिटी की, तो बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत ही सिंपली तरीके से देखिए, कोई भी अगर आपको टर्म दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए। जो भी आप यहाँ पे से याद करके पढ़ के जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वही सेम चीज आ जाए। यहाँ पे बस हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका जो एग्जामिनेशन के प्रति एक तरीके से नॉलेज है वो आपका एक तरीके से परफेक्ट होके चले, है ना। किस तरीके से आप सभी को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उस चीज को हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, पोरस, है ना, यानी यहाँ पे क्या है, छिद्र की, छेदों की बात करी जा रही है। तो ये जो पोरोसिटी है ये जस्ट मेजर करता है किस चीज को, जो एम्प्टी स्पेस या फिर वॉइड्स कह लो, एम्प्टी स्पेस कह लो, एक ही बात है। किसी भी मेटल के अंदर एम्प्टी स्पेस या फिर वॉइड्स प्रेजेंट हो, जैसे कि रॉक हो गया, सेडिमेंट्स हो गया या फिर सॉइल हो गया, उसके अंदर क्या होगा, इस पोरस हो, पोर हो प्रेजेंट, तो ये क्या है, एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसकी पोरोसिटी को, है ना। ये एक तरीके से क्या और रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ पोर स्पेस प्रेजेंट रिलेटिव टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेटल, यानी उस टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल में कितने सारे पोर्स क्या है, अमाउंट ऑफ पोर्स क्या है प्रेजेंट है। साथ ही पोरोसिटी जो है इसेंशियल प्रॉपर्टी होती है जियोलॉजी में, आप सभी को मालूम होगा, चाहे वो हाइड्रोलॉजी हो चाहे इंजीनियरिंग हो, है ना। इनका जो इन्फ्लुएंस है एक तरीके से एबिलिटी ऑफ मेटल टू स्टोर एंड ट्रांसमिट फ्लूइड्स सच एज वाटर, ऑयल एंड गैस। ठीक है, अगर किसी क्या कहते हैं सब्सटेंस में से, मेटल में से अगर आपको ऑयल, वाटर, गैस वगैरह जो एक तरीके से पास कराना है तो वो डिपेंड करता है कि उसमें पोर कितने अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाईली पोर्स मेटल जो है उनकी ग्रेटर कैपेसिटी होती है स्टोर करने में, है ना, किसी भी फ्लूइड को ट्रांसमिट कराने। इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं भी है बच्चे। देन वाइल लो पोरोसिटी मेटेरियल अगर हो तो वहां पे आपको लिमिटेड स्टोरेज और फ्लो कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। पोरोसिटी क्या क्या अफेक्ट करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्रेन साइज, सॉर्टिंग, कंपैक्शन और सीमेंटेशन, ये सारी चीजें क्या करते हैं गाइस, इफेक्ट करती हैं। और एक तरीके से ये क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्राउंड वाटर सिस्टम में। आप सभी को मालूम है कि जो हमारी धरती पे जो वाटर रेनफॉल होता है, बारिशें होती हैं, तो बारिशों से किस तरीके से जो जमीन के थ्रू हमारे अंडर वाटर जो है गाइज वो रिचार्ज हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे ग्राउंड में कितने ज्यादा पोर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑयल, गैस, रिजर्वायर जो होते हैं वहां भी आपका यही चीजें सारी डिपेंड करती हैं। साथ ही बात करें सॉइल फर्टिलिटी की और ओवरऑल बिहेवियर ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, सभी में आपकी पोरोसिटी जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन बात कर ले हम निक फोल्ड की। अब ये देखिए, ये निक कह लीजिए या किंक फोल्ड, आई थिंक किंक फोल्ड कहते हैं इसे। किंक फोल्ड जो है गाइज इज अ टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फोल्ड, एक तरह का ये क्या है गाइज, जियोलॉजिकल फोल्ड है, जो कि आपके किस में अकोर होता है, तो ये रॉक्स के अंदर, रॉक्स के ऊपर क्या गाइज अकोर होता है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोल्ड एक्सिस, यानी यहाँ में क्या हो जाता है, ये निक फोल्ड क्या कहलाता है, किंक फोल्ड क्या कहलाता है, एक तरीके से जो फोल्ड एक्सिस है उसमें क्या हो जाता है, डायरेक्शन में चेंजेस आ जाता है, तो ये आपका किंक फोल्ड कहलाता है। ये कैरेक्टराइज किया जाता है टाइट बैंड और कर्वेचर, यानी जो एक टाइट बैंड होता है या कर्वेचर कह लें, है ना, रॉक लेयर्स पे क्या आ जाता है गाइस, कर्व्स बन जाते हैं ना, कर्व्स, तो ये जस्ट आपका निक फोल्ड कहलाता है। और ये निक फोल्ड क्या हो सकते हैं, फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू कंप्रेशनल फोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट पे जो फोर्स लग रहा होता है उसी के कारण इन रॉक्स पे क्या है, एक कर्वेचर फॉर्म हो जाता है या टाइट बैंड फॉर्म हो जाता है। और ये कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, तो गाइज ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण भी हो जाता है। कई बार प्लेटें क्या हो जाती हैं, एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट क्या हो जाता है गाइज, दब जाता है ना, तो इस रीजन के कारण भी वो कर्वेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे मेरे पास डायग्राम नहीं है, तो मैं डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से आप सभी को समझा सकता था, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं पॉइंट्स, तो उन्हीं को हम यहाँ पे करने की कोशिश करें, बस आप थोड़ा सा फील करिए चीजों को। तो ये जो चेंजेस है फोल्ड जो डायरेक्शन में, इनमें आपको क्या है, वेरिएशन देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन ऑफ द रॉक
रॉक में, है ना, और एज वेल एज फॉर्म द लोकलाइज्ड स्ट्रेस। देन उसके बाद यहाँ पे निक फोल्ड कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन एरियाज ऑफ इंटेंस डिफॉर्मेशन एंड कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट ऑफ द टेक्टोनिक हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन ऑफ द रीजन। तो यहाँ पे आपका कॉमनली ऑब्जर्व उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे इंटेंस आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होते हैं ये जो आपके प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट, ये डीफॉर्म हो रहे होते हैं लगातार, और उनकी जो टेक्टोनिक हिस्ट्रीज जो होती हैं गाइज, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, जो टेक्टोनिक रिएक्टिविटी है वो लगातार एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी कह रहा हूँ, एक्टिविटी लगातार होती रहती है, उन सारे रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। तो एक तरीके से स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन ऑफ अ रीजन में भी ये हेल्प करता है ये निक फोल्ड। बात कर ले हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें कि आपका फील्ड जियोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, जियोलॉजी का अर्थ आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे फील्ड जियोलॉजी की बात कर रहा है। तो फील्ड जियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जियोलॉजी का जिसमें कि इन्वॉल्व होता है कौन सा, स्टडिंग रॉक्स, यानी हम जिसमें कि रॉक्स की स्टडी करते हैं। बहुत सारे जियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं गाइस, बाहर निकल के रॉक्स की स्टडीज करते हैं, डिफरेंट इलाके से रॉक्स को कलेक्ट करते हैं, है ना, एज अ सैंपल। तो ये सारी चीजें होती है, उसमें आपके मिनरल्स भी हो सकते हैं, और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है डायरेक्टली नेचुरल एनवायरनमेंट में किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही इसके टिपिकली इन्वॉल्व्स इन फील्ड वर्क, यानी ये जो है ज्यादातर फील्ड जियोलॉजी है वो फील्ड वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, और जियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, वहां पे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, मैप बनाते हैं, और क्या करते हैं गाइस, कलेक्ट करते हैं सैंपल्स एनालिसिस के लिए। तो ये जो फील्ड जियोलॉजी है एक तरीके से अलाउ करते हैं जियोलॉजिस्ट को कि वो एग्जामिन कर सके रॉक को, और वहाँ के जियोलॉजिकल हिस्ट्रीज या फीचर्स के बारे में वहाँ पे समझने की कोशिश कर सके, वहाँ के ओरिजिनल कंटेक्स्ट को जान सके, है ना, और वहाँ से प्रोवाइड जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस होते हैं अर्थ के, है ना, उसकी हिस्ट्री को समझने के लिए, प्रोसेसेस को समझने के लिए, स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये काम आते हैं, है ना। किसी चीज का प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो आपके थ्योरेटिकल वर्क से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस टेक्निक्स का यूज किया जाता है, और ये जो जियोलॉजिकल मैपिंग हो गया, मेजरिंग हो गया, रॉक ओरिएंटेशंस हो गए, ये सारे चीजों में ये सारे काम्स इन्वॉल्व होते हैं। बात करें आइडेंटिफाइंग मिनरल्स और इंटरप्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रॉक यूनिट, यहाँ पे क्या करे जाते हैं, बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह खोजे जाते हैं, और एक मिनरल से दूसरे मिनरल को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है, और साथ ही उनके बिटवीन क्या है, रिलेशनशिप्स भी देखी जाती हैं कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना रॉक्स के, तो उन सभी में क्या है, रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सैंपल की। तो जैसा कि यहाँ पे पहला फील्ड वर्क पूछ लिया, तो यहाँ पे सैंपल पूछ लिया, तो जस्ट हम फील्ड जियोलॉजी में क्या करते हैं गाइस, बहुत सारे रॉक्स के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल भी बस उसी टर्म का पार्ट है जो कि अभी हमने प्रीवियस टर्म को अभी हमने पढ़ने की कोशिश की थी। तो देखिए जियोलॉजी में जो सैंपल होता है ये जस्ट बिलोंग करता है किस चीज़ को, तो ये रेफर करता है स्मॉल पोर्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर जियोलॉजिकल मटेरियल और सब्सटेंसेस दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम एनालिसिस और स्टडी। आप सभी को अगर मैं कहूँ कि आप एक जियोलॉजिस्ट हैं और आप जाके एनालिसिस करिए पहाड़ों में जाके, तो आप पूरा पहाड़ तो उठा के लाएंगे नहीं, है ना, क्लियर है। तो आप वहां से क्या करेंगे, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लाएंगे और उसे जाके फर्दर हम लैब में डिस्कस कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं या एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो जस्ट यही एक प्रकार का सैंपलिंग जो है जिसमें कि हम स्मॉल पोर्शन को लेकर आते हैं लैब में और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं स्टडी के माध्यम से या एनालिसिस के माध्यम से। ये सैंपल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो रॉक्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, सेडिमेंट्स हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ वैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज के फॉसिल्स हो सकते हैं, वो भी आपके काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। और उसके अलावा वाटर और गैसेस को भी लोग कलेक्ट करते हैं। देन बात करें ये जो सैंपल्स है जियोलॉजिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो एग्जामिन कर सके और उस चीज को एनालाइज कर सके और उसी के बेसिस पर उनके प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, एज और क्या है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो मेटेरियल है उनसे एग्जामिन कर सके, समझ सके उनके प्रॉपर्टीज के बारे में ना, कॉम्पोजिशन के बारे में कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उसके फॉर्मेशन में, है ना। तो ये सारी चीजें इन सभी कामों में आती है सैंपल्स के कलेक्शन में। तो देन इंफॉर्मेशन जो है ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जियोलॉजिकल प्रोसेस में और जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। एक तरीके से अर्थ की हिस्ट्री जानने में भी हेल्प करता है। सैंपल्स आर टिपिकली कलेक्टेड यूजिंग वेरियस टूल्स। ठीक है, तो सैंपल्स जो है बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं जियोलॉजिस्ट के बारे में, हथौड़ा होता है, छेनी होती है ना, इन सभी चीजों से वो क्या कर सकते हैं, ड्रिल करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं। उसके बाद कोर सैंपलिंग के लिए भी बहुत सारे उनके पास टूल्स वगैरह होते हैं, टेक्निक्स
टेक्निक्स होते हैं उसके जरिए वो करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप जियोलॉजिस्ट वगैरह बनते हैं तभी आपको ये सारी टेक्निक्स और क्या है टूल्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं। क्लियर है। कभी कभी बच्चों की शिकायत होती है कि सर पढ़ाते कुछ और हैं और बोल देते हैं कुछ और। तो देखिए एक्सप्लेनेशन जो है ऑलवेज जो लिखा है उसके सिमिलर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो कुछ बातें अपनी भी बोलता है और कुछ बातें जो है जो लिखी हुई होती है थ्योरी में वो भी बोल देता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि जस्ट मैं जो पढ़ रहा हूँ वही मैं आपको बोलूँगा समझाने के लिए। समझाने के लिए अगर जो मुझे ज़्यादा बेटर वर्ड लगेगा, जो ज़्यादा बेटर सेंटेंस रहेगा, उसी के ज़रिए मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ़नी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, अगर आपको फ़नी लगता है तो आप थोड़ा सा हंस लिया करिए। क्लास के बिटवीन हंस भी लेना चाहिए कभी कभी बीच बीच में। तो देन माउंटेन चेन की बात कर लें तो अक्सर माउंटेन चेन को देख के लोग घबरा जाते हैं, सुन के ही घबरा जाते हैं। देखिए माउंटेन चेन कुछ भी नहीं होता, जो आपका माउंटेन रेंज होता है वही आपका माउंटेन चेन होता है। माउंटेन रेंज एक सिंगुलर माउंटेन है। आपने बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है, K2 है या फिर फलाना फलाना माउंटेन है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो एक सिंगुलर माउंटेन है। जब एक सीरीज में जब माउंटेन्स बहुत सारे होते हैं तो वो आपके माउंटेन रेंज कहलाते हैं। तो यही यहाँ पे माउंटेन की जो सीरीज होती है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक ही रेंज का पार्ट होते हैं, वो सभी माउंटेन्स और हिल्स जो है एक तरीके से कंटिन्यूअस लाइन और रीज में बने होते हैं, एक्सटेंडेंस लाइंस, ये आपके माउंटेन चेन या फिर माउंटेन रेंज कहलाते हैं। माउंटेन चेन जो है गाइस ये टिपिकली क्रिएट कैसे होते हैं, तो ये टेक्टोनिक प्रोसेसेस जो हमारे अंडरग्राउंड चलता रहता है, यानी लगातार कोलिजन और कन्वर्जेंस जो होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में, उसी के द्वारा कॉज होते हैं ये सारे माउंटेन रेंज, है ना। आप सभी दोनों हाथों को लीजिए और फिंगर्स को टच करके ऊपर की तरफ प्रेशर लगाइए, तो आपका क्या है, एक तरीके से माउंटेन बन जाता है ना। या फिर कोई पेज लीजिए, दोनों साइड से प्रेशर लगाइए, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, जो लैंड है वो अपलिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ही आपका माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से इधर से ही फोर्स लग रहा है, इधर से ही फोर्स लग रहा है, दोनों प्लेटें आपस में टकराती है तो माउंटेन का फॉर्मेशन करती हैं। देन यहाँ पे जो ये अर्थ क्रस्ट है ये अपलिफ्ट हो जाता है। अर्थ का जो सबसे आउटर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है गाइस, ऊपर की तरफ उड़ जाता है और ये लार्ज स्केल में फोल्डिंग होती है ना, और फॉल्टिंग वगैरह ये सारी अकोर होती है। बात करें फॉर्मेशन ऑफ माउंटेनियस रीजन में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये सारे जो फॉर्मेशन है। देन इसके बाद हम बात कर लें इसके बाद जो है ये आपके जो रेंजेस वगैरह जो हो सकते हैं, ये चेन जो है माउंटेन चेन ये 100 और 1000 किलोमीटर लंबे भी हो सकते हैं, जिसमें कि आपका बहुत ही ज़्यादा एलिवेशन हो सकता है माउंटेन का, जियोलॉजिकल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं और एक डाइवर्स इकोसिस्टम का भी पार्ट हो सकता है। बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हिमालयाज, एंडीज और रॉकीज जो है आपके कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है आप क्लास 5वीं से लेके अभी ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ने को मिल रहा है। बच्चे गोंडवाना लैंड को पता नहीं इंडिया का जस्ट पार्ट मान लेते हैं या फिर क्या है, जस्ट डेक्कन प्लेटू के पास वाला रीजन मान लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये गोंडवाना लैंड जो है गाइज ये एक सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट है, या कहें हम ये खुद ही एक सुपर कॉन्टिनेंट था। तो ये देखिए ये एक गोंडवाना को हम गोंडवाना लैंड को गोंडवाना या फिर गोंडवाना लैंड भी कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि एग्जिस्ट कब करता था, तो ये न्यू प्रोटेरोजोइक एरा से लेकर अर्ली मेसोजोइक एरा तक आपका ये क्या था गाइज, अवेलेबल था, एक तरीके से जुड़ा हुआ था। अप्रोक्सीमेटली लगभग हम बात कर ले 600 से लेकर 180 ईयर्स मिलियन एगो तक ये अवेलेबल था। बट यहाँ पे क्या हुआ, इट वाज टू सुपर कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म्ड एट द ब्रेकअप। इनमें क्या हो गया गाइज, ब्रेकअप हो गया, जस्ट दो टुकड़े में बट गए और ये सुपर कॉन्टिनेंट क्या कहलाया बाद में, रोडिनिया और क्या है, लॉरेंसिया कहलाए, है ना, रोडिनिया और लॉरेंसिया कहलाए। गोंडवाना लैंड जो है इसमें नाउ आज के जो साउदर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर में आपके जितने ज़्यादातर मिलेंगे लैंड, जैसे कि हम प्रेजेंट डे के साउथ अमेरिका की बात कर ले, अफ्रीका की बात कर ले, अंटार्कटिका की बात कर ले, साथ ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले और कुछ मिडिल ईस्ट वाले जो कंट्रीज हैं वो सभी क्या है गोंडवाना लैंड के पार्ट हुआ करते थे किसी ना किसी समय पर। गोंडवाना जो है फ्रेगमेंटेड हो गया और सेपरेट हो गया कई सारे कॉन्टिनेंट में, जिसे कि आज हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। ये जो ब्रेकअप है गोंडवाना का एक तरीके से सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा अर्थ के जियोग्राफी में, क्लाइमेट में और अर्थ के इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टॉप कर
तो नेक्स्ट गाइज आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे क्या है गाइज शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करने हैं और एक शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना है 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है जियोग्राफी के पेपर में कि आपको ऑप्शंस जो है भर के मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आते हो, आप उन्हीं को अटेम्प्ट करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्वेक्शन इन मेंटल एंड कोर की बात की गई है। दूसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात की गई है। सी की बात करें तो स्टेजेस ऑफ रिवर की बात की गई है। और चौथा है ग्लेशियर्स एंड इट्स टाइप्स। और पांचवा यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन रॉक्स। और छठा यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्ट्स इन फील्ड। एंड यहाँ पे जो सातवां है गाइस नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स। और आठवां जो है यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्शन ऑफ मेंटल की और कोर की। जो आपके अर्थ होते हैं वो गाइस 3 लेयर के बने होते हैं, आप सभी जानते होंगे। सबसे अंदर वाला जो लेयर है गाइस वो कोर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे मेंटल का लेयर आता है और नेक्स्ट जो आपका लेयर होता है गाइस क्रस्ट का कहलाता है। क्रस्ट जो होता है सबसे थिनेस्ट लेयर भी होता है और सबसे आउटर लेयर भी होता है। इनर मोस्ट लेयर आपका कोर होता है, मिडिल वाला लेयर मेंटल होता है। तो ये 3 लेयर होते हैं गाइस और इनमें क्या होता है लगातार कॉन्वेक्शन होता है। ये कॉन्वेक्शन क्या होता है? तो एक प्रोसेस है, सिग्निफिकेंट प्रोसेस है जो कि आपका अर्थ के मेंटल और कोर में लगातार हो रहा होता है। बात करें मेंटल की तो यहाँ पे क्या होता है गाइस विच लेयर इज द बिटवीन ऑफ द क्रस्ट है ना। ये क्रस्ट और क्या है गाइस कोर के बिटवीन ये लेयर पाया जाता है। और इनमें क्या होता है गाइस कॉन्वेक्शन होता है, यानी ड्रिवन बाय थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ इंफीरियर टू द सरफेस। यानी अर्थ के अंदर जो बिटवीन कोर है, कोर आपका बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पे ज्यादातर जो मेटल या मटेरियल जो पाए जाते हैं वो क्या होता है गाइस मोल्टेड फॉर्म में होते हैं। तो हीट जो है गाइस वो इंटीरियर से रिलीज होके वो आउटर जोन की तरफ बढ़ रहा होता है, बाहर की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इन सीन में क्या होता है कि ये जो मेंटल है एक तरीके से सॉलिड रॉक जो है, सॉलिड रॉक वो बिहेव कैसे करता है जस्ट अ प्लास्टिक लाइक नेचर। प्लास्टिक को आप कैसे मोड़ना चाहो मुड़ भी जाता है ना, बैंड भी हो जाता है। इसी प्रकार का जो रॉक है इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि वो मेलिएबल हो जाता है एक तरीके से, है ना, दब भी जाए। तो ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है और ये लगातार समय में होता रहता है। हीट जो है गाइस यहाँ पे जनरेट किया जाता है कहाँ से? कोर से। और यहाँ पे क्या बहुत सारे जैसे कि रिएक्शंस होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके यहाँ पे देखने को मिलता है। और रेडियो एक्टिव डिके के कारण ही जो मेंटल के मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं गाइस बिकम स्मॉल लेस डेंस, यानी काफ़ी क्या हो जाते हैं गाइस लेस डेंस हो जाते हैं, कम डेंस हो जाते हैं और वो बाहर की तरफ राइज होने लगते हैं ना, बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगते हैं। और एज इट रीचेज द कूलर रीजन, और जैसे ही ये कूलर रीजन तक पहुंचते हैं तो इसके सरफेसेस क्या हो जाते हैं गाइस ये ठंडे होके डेंसर हो जाते हैं। कोई भी चीज हो डेंस कब होता है? जब वो चीज क्या होता है गाइस बहुत ज्यादा ठंडा हो। अगर हम बात करें लेस डेंस की तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गाइस गर्म हो जाए, गर्म कर दे। पानी जब लेस डेंस कब होता है? जब उसको हम गर्म कर देते हैं, लेकिन जब हम ठंडा कर देते तो वो उसकी डेंसिटी होती है काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो ऐसा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो जब कोई चीज डेंसर हो जाती है तो वो क्या हो जाती है गाइस सिंक होने लग जाती है, नीचे की तरफ बैठने लग जाती है। तो ये प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि जो आपके मेंटल के जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ बैठने लग जाते हैं। ये जो सर्कुलेशन है मटेरियल का एक तरीके से क्रिएट करता है कन्वेक्शन सेल्स, है ना, मेंटल के अंदर कन्वेक्शन सेल क्रिएट करता है और यही आपका क्या कहलाता है? मेंटल कन्वेक्शन कहलाता है। ये एक तरह का क्रूशियल रोल प्ले करता है प्लेट टेक्टोनिक्स में। और जो मूवमेंट होता है अर्थ के लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर जो क्रस्टेशियस आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, तो उसके मूवमेंट में काफी ज्यादा ये हेल्प करता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो मूवमेंट करते हैं तो इसमें आपका बहुत ज्यादा योगदान यहाँ पे अर्थ के कोर का भी है। तो ये जो कोर है गाइस यहाँ पे कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड द जनरेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपका क्या होता है जो अर्थ में जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का, जनरेशन हो रहा है अर्थ का हीट द्वारा, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी रिलेट करता है ना। और बात करें आउटर कोर की तो ये एक तरीके से किसका बना होता है गाइस? तो ये कंपोज्ड होता है मेनली लिक्विड आयरन और निकल का, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे कन्वेक्शन अकोरेस हॉटर। और जैसे कि यहाँ पे कन्वेक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और ये लेस डेंस होता है मेटेरियल। यहाँ पे जैसे ही ये राइज होते हैं ऊपर की तरफ आते हैं तो ये ठंडे होते हैं और फिर से डेंसर मेटेरियल होके ये फिर वापस से सिंक कर जाते हैं। तो कन्वेक्शन एक मोशन जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जो कि एक तरीके से विच इन टर्न प्रोड्यूस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जस्ट क्या है गाइज ये मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये सारा चीज़ें प्रोड्यूस कैसे होता है गाइस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होता है। और ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाता है, जियो डायनामो कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, जियो डायनामो कहलाता है। डायनामो आप सभी जानते होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी का भी फॉर्मेशन होता है। देन बात करें कन्वेक्शन इज द कन्वेक्शन इन द कोर में जो कन्वेक्शन होता है गाइज, ये इंटरेक्शन विद द सॉलिड मेंटल एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस दैट कंट्रीब्यूट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ इंफीरियर। यानी यहाँ पे जो सॉलिड मेंटल है उसमें जो फंडामेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है किसके, जस्ट कन्वेक्शन के, है ना, डायनामिक बिहेवियर में। अर्थ के इंफीरियर जो पार्ट है उसके बिहेवियर में ये क्या करता है गाइज, एक तरीके से बिलोंग करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड आपका था बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है ये गाइज आपका मौसम से रिलेट नहीं करता, वेदर नहीं बात किया जा रहा है, मौसम की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। वेदरिंग जस्ट ब्रेकडाउन की बात की जा रही है, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन यानी किसी बायोलॉजिकल सब्सटेंस से या फिर बायोलॉजिकल तरीके से किसी चीज़ का ब्रेकडाउन, किसी चीज़ का नहीं कहेंगे क्योंकि हम जियोलॉजी पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम रॉक की बात कर रहे हैं। रॉक का जो ब्रेकडाउन होता है वो आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है इसमें अल्टरनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी ये अल्टरनेशन किसके द्वारा कॉज होता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे एल्गी प्लांट है ना, एनिमल्स होते हैं, उनके द्वारा भी होता है। तो ये कैसे अकोर होता है, तो जब ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, एक तरीके से ये कंट्रीब्यूट करते हैं फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन में, है ना, रॉक और मेटल। और एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो ये जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है प्लांट रूट ग्रोथ। जिस प्रकार से प्लांट के जो रूट ग्रो करते हैं वो एक तरीके से प्रेशर क्या करते हैं गाइस, रॉक के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, और इससे क्या होता है ये प्रेशर से जो रॉक्स होते हैं उनमें क्या आ जाते हैं गाइस, क्रैक्स आ जाते हैं और फ्रैक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। और वो फ्रैक्चर्स क्या होते हैं गाइस, लगातार बढ़ रहे होते हैं। और इसी के लीडिंग में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रॉक्स होते हैं गाइस वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना। तो ये नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि छत के दीवारों में भी किस तरीके से पेड़ क्या करते हैं, दीवारों को भी फाड़ देते हैं ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो रूट का जो प्रेशर होता है वो रॉक को वेदरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, ये हम खुद नहीं करते, ये नेचुरली अकोर होता है। बात करें ब्यूरोइंग एंड एक्सकेवेशन ऑर्गेनिज्म, तो कुछ वैसे एनिमल्स जो जैसे कि जो ब्यूरो करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, रोडेंट्स है ना, जैसे चूहे हो गए, चूहे की प्रजातियां बहुत सारे हैं जो कि गड्ढा खोद के जमीन में रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा अर्थवॉर्म हो गया, टर्माइट्स हो गया, एक तरीके से ये क्या क्रिएट करते हैं गाइस, टनल क्रिएट करते हैं, बोर होल्स इन दी सॉइल हो गया, है ना। तो ये सारे रॉक्स और रॉक्स वगैरह है ना, तो ये एक तरीके से क्या करते हैं गाइस, फैसिलिटेट करते हैं पेनिट्रेशन को ऑफ वाटर। जैसे कि ये सारी जो छेदें बनती हैं, पोर्स फॉर्म होती हैं, तो इनमें से क्या करते हैं, वाटर बहुत सारे क्या होते हैं गाइस, पेनिट्रेट होते हैं। और ये जो वाटर और एयर है एक तरीके से एक्सेलरेट करता है वेदरिंग प्रोसेसेस को, यानी वेदरिंग प्रोसेसेस जो है उनको बढ़ाने का काम करता है। बात करें तीसरे पॉइंट का, तो यहाँ पे एसिड सेक्रेशन भी एक बहुत मोस्ट क्या है क्राइटेरिया है जिसमें कि आपका वेदरिंग आपको देखने को मिलता है, रॉक वेदरिंग। देन कुछ सम बैक्टीरियाज हो गया, फंगई हो गया, लाइकेन हो गया, एक तरीके से प्रोड्यूस क्या करते हैं गाइस, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इसमें क्या होते हैं गाइस, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल को क्या करते हैं गाइस, डिसॉल्व करने का काम करते हैं, और एक तरीके से इसमें हमें ब्रेक डाउन जो रॉक्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग की। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग मतलब इसी में इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल वेदरिंग प्रोसेसेस, यानी बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, इसेंशियल आपको कंपोनेंट देखने को मिलता है ओवरऑल जितने भी आपके वेदरिंग होते हैं ना, जो बायोलॉजिकल आपके वेदरिंग्स होते हैं। क्लियर है। देन यहाँ पे वर्किंग इन कंजुगेशन विद फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग एंड इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, और सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी बड़ा योगदान होता है इनका। जिस अगर सॉइल ये क्या कहते हैं, रॉक में वेदरिंग नहीं होगी, रॉक क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटेंगे, सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपके सॉइल का ही फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपका जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है और न्यूट्रिएंट का भी साथ साथ क्या होता है गाइस, साइक्लिंग होता रहता है। ये मॉडिफिकेशन जो है लैंडस्केप में हमें ओवर द लॉन्ग टाइम हमें क्या है देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें कि आपको बताना है स्टेजेस ऑफ ए रिवर।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिवर फॉर्म होता है तो उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और किन किन स्टेजेस में आपको कोई रिवर फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो देखिए यहाँ पे रिवर्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी आप एग्जांपल के तौर पर मन में एक गंगा नदी ले लीजिए या फिर ब्रह्मपुत्र ले लीजिए। तो ब्रह्मपुत्र जो है आपका, या गंगा कहें तो गंगा आपका गौमुख से निकलता है। तो गौमुख में किस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टेजेस की बात करी जा रही है, यानी जो नदी है वहाँ पे बहुत सारे फ्लोज है, बहुत सारे फ्लोज जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो फ्लोज कहाँ से निकलता है, तो जस्ट नदी का क्या होता है गाइस, माउथ होता है, एक मुख होता है ना। जैसे मेन 3 रीजंस होते हैं रिवर्स के फॉर्मेशन का। सबसे पहले हम बात कर ले यूथफुल स्टेजेस की। तो जैसे कि कोई क्या होता है गाइस, यूथ होता है, या मैं कहूँ एक तरीके से यंग होता है। तो यंग नदी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो देखिए जो रिवर आपके कैरेक्टराइज किए जाते हैं वो स्टीप ग्रेडियंट्स के बेसिस पे, हाई एनर्जी के बेसिस पे और रैपिड फ्लो के बेसिस पे यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे रिवर चैनल्स हो गए, बहुत सारे चैनल हो गए, है ना। ऑफन जब शुरू में जब कोई नदी निकलती है तो उसके जो चैनल होते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा नैरो होते हैं, पतले होते हैं, और यहाँ पे जो वाटर कोर्स होता है रिलेटिवली स्ट्रेट देखने को मालूम पड़ता है। अब बात करें इसके वर्टिकल इरोजन की, तो वर्टिकल इरोजन के कारण एक तरीके से डोमिनेट करता है रिवर को कि वो क्या करे, रिवर एक तरीके से क्रिएट कर सके फीचर, कैसा, वाटरफॉल हो गया, रैपिड हो गया, या फिर गॉर्जेस हो गया, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन कर सके। और उसके अलावा जो रिवर है एक तरीके से टिपिकली कौन से प्रोसेसेस करता है, तो डाउन कटिंग हो गया, कर्विंग हो गया, और इट्स चैनल डीपर इनटू द लैंडस्केप, यानी जो भी है एक तरीके से ना लूप बनाना हो गया, डाउन कटिंग करना, कर्विंग करना, ये सारा एक तरीके से इसका पार्ट है किसी भी रिवर के फॉर्मेशन से पहले का। बात कर ले यहाँ पे मैच्योर स्टेजेस की, तो जब कोई रिवर है वो मैच्योर कैसे कहलाता है, तो जैसे कि पहाड़ियों पे से निकलता है तो जो छोटे छोटे नैरो क्या है गाइस, चैनल्स के माध्यम से निकलता है, बट वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा इरोजन होता है और एक तरीके से वो जो अपनी धारा है, स्ट्रीम जो है, उसकी स्ट्रीम में हमें देखने को मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैच्योर स्टेज में आपका क्या होता है, रिवर जो है गाइस मोर जेंटल ग्रेडियंट, यानी उसका जो धारा है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, जेंटल होता है, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ना यूनिफॉर्म तरीके से, काफी स्पीड जो होता है गाइस कम होता चला जाता है ना, काफी ऊंचाई से गिरता है पानी आपका, तो रिवर का जो फ्लो होता है वो काफी ज्यादा रैपिड होता है। देन बात करें मेंडरिंग चैनल, देन लेटरल इरोजन बिकम मोर डोमिनेंट। लेटरल इरोजन जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है किसी भी रिवर के मैच्योरेशन स्टेज में। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन है किसका, मेंडर्स का हो गया, या फिर ऑक्सबो लेक्स हो गया, या फिर फ्लड प्लेन हो गया, है ना। ये सब नदी के किनारे किनारे जो आपके लेक्स वगैरह या फिर फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन होता है ना, मैदान, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो क्या है, जस्ट फ्लड प्लेन है। तो ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन नदियों के साथ साथ होता रहता है जब वो मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं। अब ये जो रिवर है इनका ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है, तो देन वहाँ पे जो वाटर का स्टोरेज है वो भी लार्ज वॉल्यूम में वहाँ पे स्टोर होता है। और यहाँ पे क्या है, पानी सिर्फ क्या होता है, सिर्फ साफ नहीं, वहाँ पे बहुत सारे वो अपने बहाए हुए लाए गए सेडिमेंट्स को भी कैरी करता है। पानी देखते होगे आप, गंगा का पानी जैसे ही मैदानी इलाकों में आता है तो मटमैला सा हो जाता है, मिट्टी जैसी कलर हो जाती है। अब ये जो डिपोजिशन जो है इसी के कारण अकोर होता है। जो मेंडर्स हो गए, है ना, ये इनसाइड नदी के किनारे किनारे यहाँ पे डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, है ना, वाइल इरोजन टेक प्लेस आउटसाइड बैंड। और जो आउटसाइड बैंड होते हैं, नदी जब घूम रही होती है तो जो आउटसाइड जो बैंड होते हैं वहाँ पे आपका क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का लूप होता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एक तरीके से ये जो बाहर की तरफ जो निकला होता है, इसको यहाँ से क्या होता है गाइस, यहाँ से सॉइल्स हटते जाते हैं, है ना, और ये क्या करते हैं, ये इन किनारों पे लगते जाते हैं, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है ना। इस तरीके से नदियों में क्या होता है गाइस, जैसे जैसे धारा अपनी चेंज करती रहती है पाथ को, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होते हैं, जो सॉइल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे लूप में जमा होते जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का देखने को हमें मिलता है। ओल्ड एज स्टेजेस की बात करें तो ओल्ड एज स्टेज जो है रिवर में, किसी भी रिवर में, वहाँ पे लो ग्रेडियंट और क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। हम बात कर ले, जब नदी जो है हमारी गंगा नदी वो बंगाल तक जब पहुँच जाती है, बंगाल की खाड़ी तक जब पहुँचने वाली होती है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वो ओल्ड एज स्टेज में आ चुकी होती है। ग्रेडियंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो क्या होता है गाइस, स्लो एकदम बहता है, नदी की जो रफ्तार होती है धीमी होती है, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चौड़ी भी लगती है नदी। बात करें मेंडरिंग चैनल में, है ना, और फ्लड प्लेन्स जो है गाइस वो एक्सटेंसिवली हमें क्या देखने को मिलता है,
मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लड प्लेन एक्सटेंसिव, वहाँ पे जो मैदान होंगे गाइस बिल्कुल सपाट होंगे, और रिवर जो है गाइस मल्टीपल चैनल्स में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो डेल्टास के करीब आती हैं नदियाँ, तो वो उनमें क्या हो जाता है, जैसे कि नदियाँ जब अपने माउथ से निकलती है तो कई सारे उसके साथ ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हैं। इसी तरीके से जब वो डेल्टास तक पहुँचने लग जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो अलग अलग डिवाइड होने लग जाती हैं। तो उन डिविजन्स को, मल्टीपल चैनल्स को हम क्या कहते हैं गाइस, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इरोजन इज मिनिमम, है ना। इस तरीके से एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके से नदियाँ जो होती हैं बहुत सारे चैनल्स क्या होते हैं, एक मेन स्ट्रीम में मिलती है, और जब वो डेल्टा में मिलने वाली होती है तो वो भी कई सारे क्या हो जाते हैं, अलग अलग चैनल्स में बदल जाते हैं। चैनल्स है ना, अलग अलग चैनल्स में बदल जाते हैं। ये सारी क्या कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। इवेंचुअली जो रिवर है एक तरीके से डेल्टा फॉर्म करती है, लेक और क्या है, एक तरीके से लेक और सी ओशन के किनारे फॉर्म करती है ना। तो ये सारा चीज़ें जो है वहाँ पे डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी जो सेडिमेंट जो है मैदानी इलाकों में से बहा के जो लाती है, उसी से आपका डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर्स गाइस क्या होते हैं? ग्लेशियर्स जो होते हैं गाइस बड़े बड़े आपके चट्टान होते हैं, बर्फ़ के चट्टान होते हैं, और वो बर्फ़ के चट्टान काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे आइस फॉल होते हैं, और आइस फॉल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ वो जो एक तरीके से दबते चले जाते हैं तो जस्ट एक पत्थर की तरह बन जाते हैं ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत तरह तरह के ग्लेशियर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो लार्ज बॉडी जो आइस की होती है, एक तरीके से एक्युमुलेशन और कॉम्पैक्शन के कारण ये होता है, यानी लगातार लंबे समय तक वहाँ पे क्या स्नोफॉल होता रहता है, और वहाँ पे जो स्नो होते हैं गाइज वो एक्युमुलेट होते रहते हैं, और वो कॉम्पैक्शन उनमें क्या हो जाता है गाइज, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, दबता जाता है। तो एक तरीके से वो क्या फॉर्म कर लेता है, ग्लेशियर फॉर्म कर लेता है। ये फ्लो कैसे होता है, तो इट फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी ये नीचे की तरफ क्या है, ग्रेविटी के कारण ही ये फ्लो करता है, और कैपेबल होता है इरोडिंग द लैंडस्केप। किसी भी लैंडस्केप को इरोड करने के लिए ये एक अकेला ही काफ़ी होता है। साथ ही ये शेप देने का काम, यानी ग्लेशियल प्रोसेसेस के कारण बहुत सारे जो लैंडस्केप है उनको शेप देने का भी ये काम करता है। यहाँ पे दो मेन ग्लेशियर्स की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे एल्पाइन है और दूसरा कॉन्टिनेंशियल ग्लेशियर है। तो सबसे पहले हम एल्पाइन ग्लेशियर्स की बात करें तो ये आपके वैली ग्लेशियर्स कहलाते हैं, यानी ये ग्लेशियर्स कहाँ फॉर्म होते हैं गाइस, तो वैली के अंदर फॉर्म होते हैं। ये माउंटेनियस रीजन में आपको मिल जाएंगे, है ना, वैलीज या फिर सर्क्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। दे आर टिपिकली फाउंड इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज। जैसे कि हम बात करें हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, वहाँ पे आप देखोगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ऊंचे ऊंचे इस तरीके से वहाँ पे ग्लेशियर फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। वहाँ पे स्नोफॉल जो है लगातार होता रहता है, और जो रेट जो है स्नोफॉल का वो क्या होता है गाइज, एक्सीड होता रहता है ना। तो एक्सीड होने के कारण जो एल्पाइन ग्लेशियर जो है फ्लो डाउन वैली की तरफ आती है, यानी जो जल पिघलेगा वो एक तरीके से तो वो नीचे की तरफ आएगा ना। तो नीचे की तरफ आने के बाद इरोड होने के बाद एक तरीके से शेप देती है एक लैंडस्केप को, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं तो एल्पाइन ग्लेशियर्स आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, तो मैडे ग्लेस जो है ये आपका फ्रेंच में है, और एल्प्स और फ्रेंच जोसेफ ग्लेशियर जो है ये आपका न्यूजीलैंड में है। तो ये कुछ आपके एल्पाइन ग्लेशियर्स के टाइप्स हो गए। देन यहाँ पे हम बात कर ले कॉन्टिनेंशियल ग्लेशियर्स की। तो कॉन्टिनेंशियल ग्लेशियर्स जो होते हैं गाइज आपके, ये एक तरह का आइस शीट होता है। इसमें वेस्ट आइस मैसेज क्या होता है गाइज, लार्ज एरिया को, लैंड एरियाज को कवर करने का काम करता है। एक तरीके से आइस की क्या होती है गाइस, परत होती है कॉन्टिनेंशियल रीजन। देखिए यहाँ पे यूजुअली ये हाई एल्टीट्यूड्स में होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। ये स्प्रेड कैसे होते हैं, तो ओवर एंटायर कॉन्टिनेंट्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इमेंस साइज एंड थिकनेस। ठीक है, इसका जो बहुत बड़ा साइज होता है, थिकनेस होता है, इसके कारण ये क्या होते हैं, ये लगातार स्प्रेड हो रहे होते हैं। ये द टू लार्जेस्ट कॉन्टिनेंशियल ग्लेशियर्स ऑन अर्थ। यहाँ पे हम बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े दो जो कॉन्टिनेंशियल ग्लेशियर्स है, तो वो आपका एक अंटार्कटिक आइस सीट है और दूसरा ग्रीनलैंड आइस सीट है ना। तो ये आपका अंटार्कटिक जो है ये साउथ पोल में पड़ता है, और ग्रीनलैंड आइस सीट जो है आपका नॉर्थ पोल में पड़ता है। ये आइस सीट जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं ग्लोबल क्लाइमेट और सी लेवल में, है ना। अगर ये पिघलने लगे तो समझ लीजिए क्या होगा, आपके जो ओशंस लेवल है या मैं कहूँ वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और इससे कई सारे आइलैंड्स के डूबने का खतरा भी लगातार बना रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। बात करें एडिशनली, अगर हम इनके सब टाइप्स में भी डिवाइड करें या इनमें और भी वेरिएशंस की बात करें, तो इनमें आपको हैंगिंग ग्लेशियर्स, पेडमोंट ग्लेशियर्स, आउटलेट ग्लेशियर्स, इसके अलावा आइस स्लेब्स भी मिल जाते
कहलाते हैं। तो एक एक करके इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हैंगिंग ग्लेशियर्स जो गाइज होते हैं वो स्मॉलर ग्लेशियर्स कहलाते हैं। ये पोजीशन कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये तो वैलीज या फिर क्लिफ्स में आपको मिल जाएंगे, है ना। अब ये कैसे दिखते हैं, तो ये सस्पेंडेड दिखते हैं या फिर हैंगिंग, है ना, जस्ट एक तरीके से लटके हुए से दिखते हैं अबोविंग द सराउंडिंग लैंडस्केप। जो भी लैंडस्केप सराउंडेड होता है माउंटेन वैलीज एरियाज में, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ये ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, तो ऑफन फीड इनटू लार्ज, ये बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं उसी पे ये फीड करते हैं, उसी के कारण ये क्या होते हैं, लगातार ये बढ़ रहे होते हैं, है ना। ये ग्लेशियर रिलीज क्या करते हैं, तो मेल्ट वाटर डायरेक्टली वैलीज में क्या करते हैं, रिलीज कर दिया करते हैं। इसके अलावा हम पेडमोंट ग्लेशियर की बात करें तो पेडमोंट ग्लेशियर जो है ये अकोर कहाँ होता है, तो ये जब ग्लेशियर जो आपके क्या होते हैं फ्लो आउट होके स्टीप माउंटेन्स में, माउंटेन रेंज में स्प्रेड हो जाते हैं, है ना, ब्रॉड रीजन में, एकदम फ्लैट एरिया में। तो ये जो आइस स्प्रेड है लिटरली आपका क्रिएट करता है कैसा, फैन लाइक शेप क्रिएट करता है। अब ये जो फैन लाइक शेप है ये पेडमोंट ग्लेशियर्स कहलाता है कॉमनली, है ना। ये फाउंड कौन से रीजन में पाए जाते हैं, कॉमनली ये एल्पाइन ग्लेशियर्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। ट्रांसिशन टू लोअर एलिवेशन प्लेन, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स का ट्रांजिशन होता है वो हायर क्या कहते हैं रीजन से लोअर एलिवेशन प्लेन्स में क्या होता है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है ना। तो ये इस प्रकार का पेडमोंट होता है। देन बात कर ले आउटलेट ग्लेशियर्स की, तो आउटलेट ग्लेशियर्स जो है गाइस ये फ्लो कहाँ से होते हैं, तो ये आइस सीट से, आइस कैप से, है ना, आइस सीट या फिर आइस कैप से क्या कहते हैं, ये फ्लो होते हैं नैरो वैली और फेजोर्ड एरियाज में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दे एक्ट एज अ ड्रेनेज चैनल। ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो ड्रेनेज चैनल की तरह एक्ट करते हैं। जिस तरीके से पानी कैसे होता है, नाली के द्वारा निकास हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पे जो नैरोज वैलीज होती हैं वो एक तरीके से ड्रेनेज चैनल की तरह करती है। इसमें आइस सीड जो होते हैं गाइज निकासी के तौर पर यहाँ से निकलती हैं, गिरती हैं और ये ट्रांसपोर्ट करती है बहुत सारी आइस को, है ना, इंटीरियर टू दी मार्जिन्स। और बात करें ये जो आउटलेट ग्लेशियर से ये एग्जिबिट करता है हाई वेलोसिटीज क्ले आइसबर्ग्स, है ना, इनटू दी ओशंस, है ना। आप देखे भी होंगे बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स वगैरह देखे होंगे, तो कुछ इस तरीके से आउटलेट ग्लेशियर आपका हाई वेलोसिटीज वाला वो जो कैल्व आइसबर्ग्स टाइप भी फॉर्म कर सकता है। अब बात कर ले आइस शेल्फ्स की, तो आइस शेल्फ्स जो है गाइस एक तरीके का फ्लोटिंग एक्सटेंशन होता है ग्लेशियर का, है ना। आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कि बहुत सारा एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो अंटार्कटिका से टूट के अलग हो गया, आर्कटिक ओशन के पास से ग्रीनलैंड वाले एरिया से टूट के अलग हो गया, तो ये सारे आइस शेल्फ्स फॉर्म करते हैं। ये जो फ्लोटिंग, एक तरीके से फ्लोटिंग ग्लेशियर भी कह सकते हैं, आइस सीट कह सकते हैं। ये एक तरह का प्रोजेक्ट मतलब ये कहाँ प्रोजेक्ट होता है, तो ये ओशन में प्रोजेक्ट होता है। ये फॉर्म करता है लीडिंग द एज ऑफ द ग्लेशियर, कैसे, जो ग्लेशियर्स की एजेस होती हैं वो बाहर की तरफ जो निकल रही होती हैं वो टूट के क्या हो जाते हैं, आइस सीट वो एक्सटेंड हो जाते हैं बाहर की तरफ, तो ये कोस्ट लाइन या फिर फ्लोट होते हुए वाटर की तरफ, मतलब वाटर से चला जाता है। बात करें ये जो आइस सेल्स है ये कैन बी मैसिव, बहुत बड़ा हो सकता है। एक बार हाल में ही एक क्या कहते हैं आइस स्लिट टूटा था, आइस सेल्स कह सकते हैं उसे, जो कि उसका जो एरिया था लगभग हरियाणा के जियोग्राफिकल एरिया जितना था। तो ये क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ आइस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द आइस सीट, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक क्रूशियल रोल भी प्ले करता है कि वो क्या करता है, कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ आइस फ्रॉम द इंटीरियर, है ना, इंटीरियर रीजन से जो आइस फ्लो को क्या है गाइस कंट्रोल करने का भी काम करता है। अब जितने भी यहाँ पे टाइप के हमने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़े सभी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करते हैं और एक तरीके से सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले करते हैं उसके शेप, अर्थ को शेप प्रोवाइड करने के लिए। ये साथ ही साथ इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल क्लाइमेट्स को भी और कंट्रीब्यूट करते हैं सी लेवल राइज में भी। स्टडी बताती है कि जो ग्लेशियर्स है उनको हम ग्लेशियोलॉजी भी नहीं, जो स्टडी मतलब जिसमें हम क्या है गाइस ग्लेशियर्स को पढ़ते हैं, समझते, स्टडी करते हैं, उसको हम ग्लेशियोलॉजी कहते हैं। और ये प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू पास्ट क्लाइमेट कंडीशन, यानी जो पास्ट में किस तरह का क्लाइमेट कंडीशन था उसको भी हमें समझने में मदद करता है। और साइंटिस्ट जो है इनकी मदद से एक तरीके से हमारे जो आज के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं और जो सेंसिटिव एनवायरनमेंट्स है उसको भी समझने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं लीनियर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन रॉक्स, यानी किस प्रकार से जो ये लीनियर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। किस पे, रॉक्स पे, है ना, पत्थरों पे। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है रॉक पे एक तरीके से रेफर करते हैं एनी इलोंगेशन लीनियर फीचर को, जैसा कि डेट कैन बी ऑब्जर्व विद इन दी रॉक फॉर्मेशन, जो कि आपका रॉक जब फॉर्मेशन होता है, रॉक के फॉर्मेशन में जो लीनियर फीचर जो होता है उसका एक तरीके से वो आपको देखने को मिलेगा।
ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी किस तरीके से कोई चीज़ डिफॉर्म होती है उसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री को भी बताने का काम करता है रॉक के। देन कुछ कॉमन आपको लीनियर स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला आपका फोल्ड होता है। अभी फोल्ड हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। फोल्ड क्या होता है, तो एक कर्व होता है या वेवी लीनियर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो कि आपका रिजल्ट कैसे मतलब कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म द बेंडिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ रॉकी लेयर्स। रॉकी लेयर्स क्या होते हैं गाइस, ये बेंड कर जाते हैं, कर्वेचर फॉर्म हो जाता है उसमें, है ना। जस्ट ये जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके प्रेशर द्वारा ये चीज़ फॉर्म होता है। ये कैसे अकोर होता है, तो वेरियस स्केल्स में आपके फॉर्म मतलब अकोर हो सकता है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज स्केल फोल्ड आपके हो सकते हैं। स्पैन किलोमीटर, यानी बहुत किलोमीटर, कई किलोमीटर आपको ये फोल्ड्स मिल सकते हैं, है ना। इस तरीके का फोल्ड है ना, बहुत किलोमीटर तक आप मिल सकते हैं। ये फोर्स जो है कैसे प्रोवाइड होता है, तो जस्ट ये एविडेंस बताता है टेक्टोनिक फोर्सेस का और कंप्रेशन का, कि किस तरीके से जो टेक्टोनिक फोर्सेस है किस तरीके से प्लेटों के ऊपर लग रहा होता है ना, और जिसके कारण इनमें फोल्ड्स आ जाता है। देन बात कर ले फॉल्ट्स की, तो ये जो फॉल्ट्स है, फॉल्ट्स जैसे कि एक तरीके से हम समझ सकते हैं कमी या फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है ना। तो फॉल्ट्स और फ्रैक्चर जो है रॉक में यहाँ पे अलोंग द मूवमेंट हैज़ अकॉर्ड, ये जो आपका जो लाइन है एक तरीके से फॉल्ट और फ्रैक्चर्स भी एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा रॉक्स के ऊपर, और ये क्लासीफाई किया जाता है लीनियर स्ट्रक्चर की तरह उसके। और ये एक्सटेंडेड कहाँ तक होता है, तो ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस, काफ़ी दूरी तक भी ये आपको फॉल्ट एंड क्या है फ्रैक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे रॉक के ऊपर। एंड कैन बी क्लासिफाइड नॉर्मल फॉल्ट्स, ये नॉर्मल फॉल्ट भी खिला सकता है, रिवर्स फॉल्ट भी खिला सकता है, स्ट्राइप स्लिप फॉल्ट भी खिला सकता है। तो तरह तरह के आपके रॉक्स के ऊपर फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी किस तरह का मूवमेंट एक तरीके से एक्वायर करता है प्लेट्स वगैरह जो होती हैं, अर्थ का क्रस्ट जो है, और दे आर इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द टेक्टोनिक एक्टिविटी। और ये हमारे एक तरीके से क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी को समझने के लिए। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक मैसेस का, वो भी हमें समझने को मिलता है। बात कर ले इसके जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स और क्रैक्स जो है, और या फ्रैक्चर कह लें एक तरीके से रॉक के ऊपर, तो एक तरीके से ये क्या है, ये इन्वॉल्व नहीं होता सिग्निफिकेंट मूवमेंट में। यानी जब उनमें रॉक्स में क्या हो जाता है, ये जॉइंट्स पड़ जाता है या क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या है, कोई जो उनके सिग्निफिकेंट मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता है। वो रिप्रेजेंट कैसे करता है, तो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ वीकनेस इन दी रॉक, यानी एक तरीके से उस रॉक के पास वो उस एरिया को उसके वीकनेस की तरह बताता है ना, रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रिजल्ट है आपका वेरियस फैक्टर जैसे कि कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन, टेक्टोनिक स्ट्रेसेस और वेदरिंग के कारण भी होता है। जॉइंट्स जो है आपका अकोर हो सकता है सेट में, कई सारे आपके जॉइंट्स ऑफ सेट्स मिल सकते हैं, है ना। जैसे कि कहीं पे बैंड पड़ गया और वापस से वहाँ पे जॉइंटिंग सी बन गई है, जॉइंटिंग सी बन गई है, और यहाँ पे सिस्टमैटिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है ये लीनियर स्ट्रक्चर्स का रॉक के ऊपर, है ना। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर्स का आपको देखने को मिलता है। देन बात कर लें यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्ट्स इन फील्ड, यानी फील्ड में हम किस तरीके से फॉल्ट का पता लगा पाते हैं, क्या चीज़ का फॉल्ट की हम बात करें तो इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए, जब हम कभी स्टडी करते हैं रॉक की फील्ड में, यानी हम क्या है घूम घूम के रॉक्स की स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट वगैरह जो करते हैं, तो यहाँ पे सेवरल क्राइटेरिया जो है इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि हम उनकी मदद से रिकॉग्नाइज करते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं फॉल्ट्स को। ऑफसेट, यहाँ पे सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ऑफसेट कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, इसमें हम क्या है फॉल्ट जो इन्वॉल्व होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक यूनिट अलोंग दी फॉल्ट प्लेन, यानी जब फॉल्ट प्लेन में जब रॉक यूनिट का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वन ऑफ द की क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग द फॉल्ट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑफसेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक लेयर और द जियोलॉजिकल फीचर अक्रॉस द फॉल्ट। तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो ये की क्राइटेरिया है एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, फॉल्ट्स को किसी एरिया में ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक लेयर, यानी रॉक लेयर्स जो होते हैं लगातार डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, है ना, एक तरह का अदर जियोलॉजिकल फीचर है अक्रॉस दिस फॉल्ट। तो इस तरीके से हम फॉल्ट का पता कर पाते हैं। दे कैन बी सीन एज मिसमैच, है ना, और वो आपका मिसमैच और मिसमैच पैटर्न में भी हो सकता है रॉक लेयर, है ना, ऐसा नहीं है कि मैच कर रहा हो। तो ये आइदर साइड ऑफ द फॉल्ट, है ना, तो ये आपको जहाँ पे फॉल्ट होगा वहाँ पे आपको उनके साइड में आपको दोनों साइड में देखने को मिलेगा।
बात कर ले सरफेस फीचर्स की, तो फॉल्ट जो है कैन बी ऑफन क्रिएटेड डिस्टिंक्टिव सरफेस फीचर। फॉल्ट जो है आपका क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है अलग अलग तरह के सरफेस फीचर्स को, जैसे कि आपके कुछ सरफेस फीचर्स हो गए लीनियर और कर्व लीनियर, टोपोग्राफिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो सच एज फॉल्ट स्कार्स, फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट वैलीज, ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्म होती हैं। Then these surfaces expresses can indicators of the presence of a fault and can be expression in its recognition। जब हम टोपोग्राफी में किसी भी अर्थ के शेप में हम क्या है ऊपर नीचे या फिर एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म चीज़ें देखते हैं, तो एक तरीके से ये इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे जरूर किसी ना किसी तरह का फॉल्ट है, प्रेजेंस, फॉल्ट का प्रेजेंस को बताता है। रॉक का जो डिफॉर्मेशन होता है उसमें भी फॉल्ट्स हमें देखने को मिलता है। तो फॉल्ट क्या है, कैन काउज डिफॉर्मेशन इन रॉक। फॉल्ट के कारण ही क्या होता है, जब रॉक लेयर में फॉल्ट आ जाता है तो उसमें जो रॉक्स है उसका डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, सच एज फोल्डिंग हो गया फॉल्ट, या फिर ब्रेसिसिएशन हो गया। उसके बाद ऑब्जर्विंग सच डिफॉर्मेशन सच एज फोल्ड्स एंड शैटर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स कैन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फॉल्टिंग। तो ये कुछ आपके जो ऑब्जर्वेशंस है जिसके थ्रू हमें क्या है प्रोवाइड पता चलता है एक तरीके से कि यहाँ पे जो रॉक्स जो है स्कैटर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में है ना, या फिर ये एक तरीके से फॉल्ट को बताने का काम करता है। तो जियोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द, एक तरीके से हम अलग अलग रॉक यूनिट को हम एग्जामिन कर सकते हैं ना, हेल्प आइडेंटिफाइंग फॉल्ट। यानी दो रॉक ले लिया हमने और उसमें उसके जरिए हम क्या गाइस जस्ट उसके फॉल्ट्स को हम पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। एब्रप्ट चेंजेस इन द रॉक टाइप्स सच एज changing in bedding, orientation और disruption in the continuity of the rock layers can be inductive faulting, है ना। जब हमें क्या है कि एक एब्रप्ट चेंज रॉक टाइप्स में देखने को मिलता है, या फिर बेडिंग ओरिएंटेशन, क्योंकि रॉक बेड जो होता है सबसे लास्ट लेयर में हमें सॉइल की सबसे लास्ट हॉरिजॉन में हमें रॉक बेड देखने को मिलता है, तो उसका जो ओरिएंटेशन में जो डिस्ट्रप्शन है, एक तरीके से कंटिन्यूटी जो है रॉक लेयर में हमें देखने को मिलती है, तो ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट मौजूद है। अब हम बात करेंगे नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स की, यानी वैसे जॉइंट जो कि आपके टेक्टोनिक फोर्सेस के बिना ही फॉर्म हुए हो। तो नॉन टेक्टोनिक जॉइंट जो है आपका मैकेनिकल जॉइंट्स भी कहलाता है। इसके फीचर्स की बात करें, जो क्रैक्स आपको रॉक्स के ऊपर देखने को मिलते हैं जो कि टेक्टोनिक फोर्सेस और स्ट्रेसेस के द्वारा काउज नहीं होते, नहीं बनते, ये टिपिकली फॉर्म कैसे होते, तो रिजल्ट ऑफ फिजिकल प्रोसेसन एक्टिंग ऑन द रॉक। यानी फिजिकली जब उस पर कोई किसी प्रकार का फोर्स लग रहा होता है और उससे फॉर्म होने वाले जो क्रैक्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसको हम नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन हम नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कूलिंग जॉइंट्स है। तो कूलिंग जॉइंट्स जो होता है गाइज, एक तरीके से रॉक को ठंडा करने के बाद है ना, जॉइंट्स फॉर्म एज रॉक्स कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। जब क्या होता है, रॉक क्या होता है गाइज, कूल होता है, ठंडा होता है, तो वो क्या करता है, सिकुड़ता है। वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगा ना पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माइनर तरीके से होता है ये चीज़। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से उसमें डेवलपमेंट जो है, क्रैक का डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो सिकुड़ने के कारण जो क्रैक्स पड़ रहे हैं वो आपका किसी भी तरह का टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण नहीं हुआ ना। तो इस तरह का जो आपका जो एक तरीके से जॉइंट है वो क्या कहलाएगा गाइज, वो एक तरीके से नॉन टेक्टोनिक जॉइंट्स कहलाएगा, है ना। तो ये आपको ऑब्जर्व कहाँ देखने को मिलेगा, तो वॉल्केनिक रॉक्स हो गया या फिर इंट्रूसिव एक्नेसियस रॉक हो गया, है ना, जो कि आपके ज्वालामुखी के अंदर ही जो लेयर्स जो होते हैं ना गाइस, जम जाते हैं, मैग्मा जम जाते हैं और उससे फॉर्म होने वाले जो रॉक होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करें प्रेशर रिलीज जॉइंट्स की, तो देखिए जब क्या होता है कि रॉक्स के ऊपर एक तरीके से इरोड या फिर रिमूव हो रहा होता है ना, अंडरलाइंग द रॉक एक्सपीरियंस डिक्रीज द कन्फाइनिंग प्रेशर, एक तरीके का उन पे प्रेशर लग रहा होता है, एक्सपीरियंस है ना, डिक्रीजिंग इन कन्फाइनिंग प्रेशर, है ना, मतलब उनमें प्रेशर में क्या है गाइस, थोड़ी सी कमी, डिक्रीजिंग देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से रिलीज ऑफ प्रेशर कैन लीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट। जब क्या करता है जो एक तरह का प्रेशर जो लग रहा होता है रॉक पे, जब वो एक तरीके से फील करता है कि वो एक तरीके से ना डिक्रीज हो रहा है, उसमें जो एक तरह का प्रेशर जो है वो नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। अब जब कभी एक्सपेंड होता है ना कोई पत्थर या रॉक, तो वो क्या करता है, उसके कारण भी आपके जॉइंट्स जो है फॉर्म हो सकते हैं, क्रैक्स फॉर्म हो सकते हैं। अब हम बात कर ले एक्सोफोलिएशन जॉइंट्स की, तो एक्सोफोलिएशन जॉइंट्स जो है आपका सीड जॉइंट्स भी कहलाता है। और एक तरीके से फॉर्म कैसे होता है, तो ये रिस्पॉन्स में, मतलब
किसके रिस्पॉन्स में होता है? तो रिलीज ऑफ प्रेशर। जब रॉक्स क्या करता है, ड्यू टू इरोजन या फिर रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग मेटल, जब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर किसी रॉक पे मेटल चढ़ जाता है तो वो इरोड होता है ना। और इरोड होता है तो उसके ऊपर से जो प्रेशर होता है एक तरीके से, वो एक तरीके से रिलीज होता है। और उस रिलीज होने के कारण, प्रेशर के रिलीज होने के कारण, जब रॉक्स पे आपके जॉइंट्स फॉर्म होते हैं तो वो आपका एक्सफोलिएशन जॉइंट्स कहलाता है। ये टिपिकली कैरेक्टराइज किया जाता है बाय कर्व्ड, है ना, कर्व देखने को मिलता है, पैरेलल फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है ना, समानांतर क्या होता है गाइस, फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और ये जो फ्रैक्चर्स है ये अर्थ सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। अब फ्रॉस्ट वेडजिंग जॉइंट्स की बात करें, फ्रॉस्ट वेडजिंग जॉइंट्स की बात करें तो फ्रॉस्ट वेडजिंग जॉइंट्स जो है ये फॉर्म कैसे होता है? तो जब पानी जो होता है वो क्या होता है कि ये जो पहले से बने जो क्रैक्स होते हैं रॉक्स के ऊपर, वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो फ्रीज हो जाते हैं। तो जब कभी कोई चीज़ फ्रीज होता है तो वो अपनी डेंसिटी भी इंक्रीज करता है, आप सभी को मालूम है। तो काउज द वाटर एक्सपेंड, तो जब डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी डेंसिटी इंक्रीज भी हो जाता है और साथ ही साथ वाटर क्या करेगा गाइस, एक्सपेंड करेगा, है ना। और एक तरीके से रॉक्स के जो क्रैक्स है उनमें प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण जो रॉक्स का जो सराउंडिंग है उस पर प्रेशर पड़ने के कारण वो क्या हो जाएगा, क्रैक्स जो है टूट जाएगा ना एक तरीके से, और वहाँ पे जॉइंट्स फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिपीटेडली आपका क्या है, ये फ्रीजिंग वाला जो साइकिल है एक तरीके से लगातार चलता रहता है। और जो रॉक्स है वो क्या होते हैं गाइज, लगातार एक्सपेंड होते चले जाते हैं और एक्सपेंशन के कारण वो रॉक्स में आपको क्या है, क्रैक्स वगैरह जो दिखने को लगता है और एक तरीके से वो जॉइंट के फॉर्मेशन का भी कारण बनते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें कि आपको सी फ्लोर के एविडेंसेस के बारे में बताना है कि देखिए किस प्रकार से आपके जो सी फ्लोर होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ये जो सी फ्लोर है गाइज, एक तरीके से उनका जो फैलना है ना, सी फ्लोर का जो फैलना है वो कौन से प्रोसेसेस के थ्रू होता है? तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं गाइज, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं जिसमें कि आपके ओशनिक क्रस्ट में एक तरीके से मिड ओशन रीज का फॉर्मेशन होता है ना, आउटवर्ड बाहर की तरफ, है ना। तो कुछ इस तरीके का मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके के प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, और इनमें क्या होता है, लगातार फोर्सेस क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना। इस तरीके से कभी ये अपोजिट लग रहे होते हैं और कभी क्या है, ये एक दूसरे के विरुद्ध भी लग रहे होते हैं। वो पोलैरिटीज पे डिपेंड करता है। आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ क्या लगाता है, एक प्रकार का फोर्स लगा रहा होता है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। तो कुछ इसी प्रकार से इस प्रक्रिया में भी आपका जो है यहाँ पे इनका रोल हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस में आपको क्या है, बहुत सारे पीसेज ऑफ एविडेंसेस मिल जाएंगे जो कि जो थ्योरी ऑफ सी फ्लोर की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें तो ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन क्या है, ये थ्योरेटिकल वे में इसको क्या है, कई बार कई साइंटिस्ट ने इसको सिद्ध करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम बात कर ले मैग्नेटिक एनोमलीज की बात कर ले, तो किस तरीके से ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स या अपोजिट रिपल्सन फोर्स आपको इस तरह का सी फ्लोर जो है उसमें आपको स्प्रेडेशन देखने को मिलता है। तो एक तरह का ये अल्टरनेटिंग पैटर्न है ना। नॉर्मली ये क्या होता है, रिवाइज होता है, मैग्नेट पोलैरिटी होता है वो आपका क्या होता है, रिवाइज हो रहा होता है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ पोल जो है आपका साउथ पोल की तरफ लगाता है, इसी तरीके से साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ क्या है, अपने मैग्नेटिक पोलैरिटी को एक्सर्ट करता है एक तरीके से। और ये आपका एक तरीके से क्या कहलाता है, मैग्नेटिक एनोमलीज कहलाता है। ये एनोमलीज जो है डिस्कवर किया गया था मरीन मैग्नेटिक सर्वेस के थ्रू, और यहाँ पे जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड हैं वो पीरियोडिकली क्या होते हैं गाइस, फ्लिप होते हैं, यानी ये लगातार ये क्या हो रहे होते हैं गाइस, फ्लिप हो रहे होते हैं। और इसी के रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अलाइनमेंट है मैग्नेटिक मिनरल्स का रॉक्स के अंदर, है ना, आइदर द करंट और द रिवर्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये सारी चीजें क्या है, अलाइनमेंट के रिगार्डिंग हमें क्या है, मैग्नेटिक मिनरल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें लगातार आपके क्या हो रहे होते हैं, फोर्स जो हो रहे होते हैं रिवर्स हो रहे होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स रिवर्स हो रहे होते हैं। अगर जैसे कि हम बात करें जो नए क्रस्ट का जो फॉर्मेशन है मिड ओशन रीज में, वो कैसे होता है, तो मैग्मा के इरप्शन के होने के कारण होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आपका ये मिड ओशन रीज है, ये लगातार क्या हो रहे होते हैं गाइस, फैल रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनमें अपोजिट फोर्स सा लग रहा होता है, जिसके कारण यहाँ पे लगातार जो ओशन का एक तरीके से जो सी फ्लोर है उसकी साइज बढ़ती रहती है, क्योंकि नीचे से क्या होता है, मैग्मा एक्सर्ट होता है। अब मैग्मा जो बाहर आएगा वो क्या होता है,
जब अंदर की तरफ होता है तो लेस डेंस होता है, लेकिन बाहर आते ही ठंडा होके क्या हो जाता है, हाईली डेंसिफाई हो जाता है और एक तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस प्रकार से जो नए रीज का जो फॉर्मेशन है, नए एक तरीके से फ्लोर का जो फॉर्मेशन है लगातार हो रहा होता है। यहाँ से इतने छोटे से चीज में मैं आपको नहीं बता सकता, बट यहाँ पे हम बात करें तो कुछ इसी प्रकार से ये प्रोसेस होता है। मैग्मा क्या होता है, बाहर की तरफ इरप्ट होता है, और जो रॉक्स है वो क्या होते हैं, मतलब मैग्मा इरप्ट होकर ठंडा होता है और एक तरीके से क्या करता है, मैग्नेटिक पोलैरिटी को प्रिवेल करता है। बात करें मेजरिंग की, तो मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिज्म जो है रॉक की सी फ्लोर पे साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलता है मैग्नेटिक एनोमलीज में, जो कि आइदर साइड आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। मिड ओशन रीज के दोनों साइड क्या है गाइस, इस तरीके का आपको मैग्नेटिक एनोमलीज देखने को मिलता है। और ये पैटर्न जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कराता है सी फ्लोर के स्प्रेडिंग के, या मैं कहूं सी फ्लोर के फॉर्मेशन का, है ना। देन बात कर ले हम सेकंड पॉइंट की, तो एज ऑफ दी सी फ्लोर भी काफी ज्यादा इसमें एक तरीके से एविडेंस बताता है। तो एज ऑफ दी सी फ्लोर जो है इंक्रीज करता है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड ओशन रिजेस, यानी मिड ओशन रिजेस जो है गाइज ये इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे सी फ्लोर की क्या हो जाती है गाइज, टाइमिंग बढ़ती रहती है, एजिंग बढ़ती रहती है। ये ऑब्जर्व किया गया है स्टडीज, कई स्टडीज में, कि जो रॉक्स होते हैं गाइज वो कलेक्ट होते रहते हैं कहाँ से, फ्रॉम द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर से कलेक्ट हो रहे होते हैं। और जो यंगेस्ट रॉक जो है वो फाउंड कहां पाए जाते हैं, नियर मिड ओशन रीज में, है ना। आप देखोगे कि जो किनारे किनारे में जो पत्थर होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, वो पुराने होते हैं, है ना, एक तरीके से ओल्ड होते हैं। लेकिन हम बात करें जो मिड ओशन रीज से जो कलेक्ट किए गए स्टोन्स हैं, वो उनमें देखा गया कि जो स्टोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा नए होते हैं। तो एक तरीके से ये पैटर्न जो है इंक्रीज एज सपोर्ट जो है एक तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, और एक तरीके से इंप्लाई करता है न्यू क्रस्ट के कंटिन्यूसली एक तरीके से जो जनरेट हो रहा है ना मिड ओशन रीज में, तो उसको बताता है। अब हम बात कर ले यहाँ पे तीसरा ओशनिक ट्रेंचेस की, तो ओशनिक ट्रेंचेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्या है कि सच मरीन ट्रेंचेस, यानी जो बहुत सारे ऐसे गर्त होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, सबसे बड़ा आपका मैरियाना ट्रेंच है, आप सभी जानते होंगे, सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच है जो कि आपका वेस्टर्न पैसिफिक में लोकेटेड है, और ये सबसे ज्यादा गहरा और नैरो फीचर आपको देखने को मिलेगा फाउंड एडजेसेंट टू दी वॉल्केनिक आइलैंड अर्क्स, है ना। तो ये क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड के अर्क के बिटवीन पाए जाते हैं। ये जो ट्रेंचेस हैं ये कैसे किसके रिजल्ट है, तो ये सबडक्शन ऑफ वन टेक्टोनिक प्लेट बीनीथ अनदर, है ना। तो एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के अंदर जब घुस जाता है तो देन वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पे जो लैंडस्केप है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, डेंसर हो जाता है ना। और ओशनिक प्लेट क्या कर देता है, डिसेंडेंट कर देता है, डिसेंड्स कर देता है मेंटल को, मेंटल जो है काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। और एक तरीके से ये क्या क्रिएट करता है, सी फ्लोर, ये ट्रेंच क्रिएट करता है किसके ऊपर, तो सी फ्लोर के ऊपर। अब ये जो प्रेजेंस है ट्रेंचेस की एक तरीके से कंसिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर में स्प्रेडिंग एट द सबडक्शन ऑफ ओल्डर ओशनिक क्रस्ट। उसके अलावा यहाँ पे रिफ्ट वैलीज की बात करें तो रिफ्ट वैलीज आपको क्या है, एलोंगेटेड मिलेगा कहाँ पे, डिप्रेशन फाउंड इन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर द सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकोर, जहाँ पे आपके जो सीड फ्लोर जो है स्प्रेड हो रहे होते हैं, अकोर हो रहे होते हैं, तो उनके बाउंड्रीज पे आपको ये रिफ्ट वैलीज देखने को मिलेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के बारे में आप सभी जानते भी होंगे, वेल एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंशियल रिफ्ट वैली का। ये रिफ्ट कैसा होता है, तो ये फॉर्म्ड होता है लिथोस्फीयर के पुल्ड अपार्ट, यानी एक तरीके से जो लिथोस्फीयर खिंच रहा होता है और एक तरीके से गैप जो क्रिएट होता है, नए क्रस्ट जो फॉर्म होते हैं, है ना। और ये प्रेजेंस बताता है रिफ्ट वैलीज का, है ना। रिफ्ट वैलीज जो है प्रोवाइड कराता है क्या, डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड कराता है जो कि आपके सी फ्लोर के स्प्रेडिंग को बताने का काम करता है, एक्सटेंशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद पिलो लावा है। पिलो लावा क्या है, तो एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक रॉक है जो कि आपका कहाँ फॉर्म होता है, तो व्हेन बेसाल्टिक लावा इरप्शन अंडर वाटर, जब क्या होता है, जो बेसाल्टिक लावा इरप्शन हो जाता है पानी के ही अंदर, तो ये रैपिडली ठंडा भी हो जाता है ना, कूल ठंडा होके ये क्या हो जाता है गाइस, सॉलिडिफाई भी हो जाता है। तो ये एक तरीके का क्या फॉर्म करता है, तो ये पिलो शेप्ड क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और ये जो इस कारण इसको हम क्या है, कॉमनली पिलो लावा भी बुलाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं कॉमनली, तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली आपको कहाँ मिलेंगे, तो मिड ओशन रीजेस में मिलेंगे। और प्रेजेंस ऑफ पिलो लावा जो है एक तरीके से इंडिकेट करता है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है उसके कारण भी अंडर वाटर में हमें क्या देखने को मिलता है, जो सपोर्ट ऑफ आइडिया जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, कि किस तरीके से जो सी फ्लोर है, पानी का जो तल है
वो किस तरीके से लगातार फैल रहा है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये जो पीस ऑफ एविडेंसेस हैं इंक्लूडिंग मैग्नेटिक एनोमलीज की बात कर ले, चाहे एज प्रोग्रेशन की बात कर ले ऑफ द सी फ्लोर्स, या फिर ओसेनिक ट्रेंचेस की बात कर ले, रिफ्ट वैलीज की बात कर ले, पिलो लावास की बात कर ले, सारे की पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। ये सारे ही एक तरीके से जो एविडेंसेस है इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड है अलग अलग तरीके से, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया या चाहे डायनेमिक नेचर के डायनेमिक्स हो, है ना, उन सभी में आपका कंट्रीब्यूटेड मिलता है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे डिस्कस करना है हमें क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपका मेथड्स ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से हम एज का, एक तरीके से रॉक के एज का हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेथड जो अप्लाई किया जाता है जिससे कि हम रॉक के या फिर अर्थ के एज का मालूम कर सके, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके हैं। तो देखिए, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ रॉक्स एंड द अर्थ क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ जियोलॉजिकल रिसर्च, यानी जो भी आपके क्रूशियल जियोलॉजिकल रिसर्चेस सामने आते हैं जिसमें कि रॉक्स और अर्थ के एजेस का पता किया जाता है, तो यहाँ पे सेवरल मेथड्स को एम्प्लॉय किया जाता है एस्टिमेट लगाने के लिए कि जो उस रॉक की एज क्या होगी, या फिर वो मतलब कब से एक्सटेंशन का जो एज है किस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे 3 वाइडली मेजर्स जो हैं यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात कर ले, तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है एक तरीके से रिलाई किस पे करता है, तो डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, है ना। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो प्रेजेंट होते हैं रॉक्स पे या मिनरल्स पे, उस अकॉर्डिंग हम क्या है उसकी है, या फिर जो सॉइल की रॉक्स की जो डेटिंग है एज की हम पता कर पाते हैं। अलग अलग तरह के आइसोटॉप्स क्या होते हैं गाइस, रिकेट डिके होते हैं, और उनका जो रेट्स होता है वो सारे क्या कहलाते हैं, एट नोन रेट्स। मतलब अलग अलग रेट पे क्या होते हैं गाइस, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, डिके हो रहे होते हैं, और उनकी हाफ लाइफ को, आधी जिंदगी को लगभग बताने का काम करता है। मेजरिंग जो रेशियो है उनके पेरेंट आइसोटॉप्स को, यानी टू डाउटर आइसोटॉप्स के, हम उनको क्या करते हैं, उन सैंपल रॉक के जस्ट उसको स्टडी करते हैं, रेशियो को मेजर करते हैं, और साइंटिस्ट इसी तरीके से वो क्या करते हैं, एज का डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके अलावा हमारा एग्जाम्पल की बात कर ले तो यूरेनियम जो लीड डेटिंग जो की जाती है, यूरेनियम लीड डेटिंग जो की जाती है, इसका यूज किया जाता है क्या चीज में, तो रॉक के डेटिंग के लिए, है ना। रॉक होते हैं यानी बहुत से रॉक्स में आपके यूरेनियम भी पाए जाते हैं मिनरल के तौर पर, तो इसको मेजर करने के लिए जो यूरेनियम जो है 238 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और लेड की बात करें तो 206 एटॉमिक नंबर, और यूरेनियम 235 आपका एक और आइसोटॉप है, और लेड का जो है 207 आइसोटॉप जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं रॉक के। बात करें अदर रेडियोमेट्रिक डेट्स की, डेटिंग मेथड्स की, तो इसमें इंक्लूड किया जाता है पोटेशियम को ऑर्गन डेटिंग, है ना, और उसके अलावा रुबिडियम स्ट्रोंटियम डेटिंग, उसके अलावा कार्बन 14 डेटिंग, है ना। तो ये कुछ सुटेबल मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को जस्ट हम कार्बन डेटिंग मतलब एज पता करने के लिए रॉक के यूज करते हैं। अब हम बात कर ले स्ट्रेटिग्राफी जो होता है, एक तरीके का रॉक के लेयर को जब हम स्टडी करते हैं, या स्ट्रेटा कह ले या फिर लेयर कह ले, है ना। तो जब हम कभी स्टडी करते हैं एक सीक्वेंस में, है ना, टाइम सीक्वेंस में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसको हम स्ट्रेटिग्राफी भी कहते हैं। ये एक तरीके से यूटिलाइज करता है कुछ प्रिंसिपल्स को ऑफ सुपरपोजिशन, एक तरीके से सुपरपोजिशन यानी अनुमान लगाना, है ना, एक तरीके से अनुमान लगाने की हम बात करते हैं, विच स्टेट्स दैट एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड सीक्वेंसेस ऑफ रॉक लेयर्स द ओल्डेस्ट लेयर आर द बॉटम, है ना। हम क्या करते हैं, एक तरीके से अतिशयोक्ति करते हैं कि जो रॉक लेयर है ना, सीक्वेंस जो बना है अलग अलग लेयर्स के जो रॉक्स हैं, तो ओल्डेस्ट जो होगा सबसे बॉटम में होगा, जबकि आपका यंगेस्ट वाला जो लेयर होगा वो सबसे टॉप पे होगा। तो एक तरीके से एग्जामिन करने के बाद यहाँ पे रिलेटिव पोजीशंस का, डिफरेंट रॉक लेयर्स का, है ना, फॉसिल्स विद इन देम, जिससे कि जियोलॉजिस्ट जो है एक तरीके से स्टैब्लिश करते हैं रिलेटिव एज सीक्वेंसेस ऑफ फॉर द रॉक, है ना, क्योंकि जो नीचे वाला जो लेयर होता है वो आपका क्या होता है, ओल्डेस्ट होता है, और जो बाहर की तरफ होता है यंगेस्ट होता है। इस तरीके से भी एज का डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा फॉसिल डेटिंग जो है, फॉसिल डेटिंग जो है एक तरीके से प्रिजर्व रिमेन और ट्रेसेस पाए जाते हैं जो एशियंट ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि डायनासोर की बात करें, है ना, तो डायनासोर की जो हड्डी वगैरह है लेके भी हम उनसे भी मतलब उसके फॉसिल से भी हम क्या है कार्बन डेटिंग वगैरह, एज डेटिंग वगैरह करते हैं। ये एक तरीके से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है उस ऑर्गेनिज्म के कि वो पास्ट में कब तक वो जीवित था और एनवायरमेंट में वो कब तक एक तरीके से एग्जिस्ट करता था। फॉसिल्स डेटिंग जो है रिलाई करता है कुछ प्रिंसिपल्स पे, है ना, जो फॉनल सक्सेशन में आता है,
जो कि ये बताता है कि जो फॉसिल असेंबलेज है या पर्टिकुलरली इन ए स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर, यानी ये क्या है, ये किस तरीके से सक्सीड करता है, तो वर्टिकली एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर में ये सक्सीड करता है। बात करें कंपेयरिंग ऑफ द फॉसिल्स की, है ना, जब हम क्या किसी रॉक लेयर को कंपेयर करते हैं, है ना, अदर रॉक लेयर से, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, विद नॉन फॉसिल सीक्वेंस, यानी जो फॉसिल सीक्वेंस हमें पता होता है जियोलॉजिस्ट उसी से उसके एज के रिलेशन से, मतलब जो फॉसिल के एज के रिलेटिव हम क्या है रॉक के एज को हम फाइंड करने के करते हैं। अब देखिए डिटरमाइन करने के लिए जो एज है, अर्थ का एज है, किस तरीके से डिटरमाइन की भाई इतने लाख साल पुराना है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे डेटिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। मेथड आपका रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी होता है, रॉक का किया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, सच एज जैसे कि जिरकॉन क्रिस्टल्स हो गए। अनदर अप्रोच जो है इन्वॉल्व होता है जिसमें कि आपके डेटिंग मेटेरॉइड्स हो गए, ईच रेमिनेंट्स ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम, यानी कभी वो अर्ली सोलर सिस्टम का पार्ट रहे हो उनको एनालिसिस करने के लिए ना, जो आपके मेटेरॉइड्स होते हैं जो गिरे हो कभी, तो उनके जो रेशियोज हो गए, आइसोटॉप्स के रेशियोज हो गए, साइंटिस्ट क्या करते हैं उनका एस्टिमेट लगाते हैं अर्थ के, है ना, कि ये अर्थ कितना पुराना हो सकता है। सोलर सिस्टम लगभग आपका 4.5 बिलियन है ना, तो कुछ इसी तरीके से ये लगाया जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो सभी कार्बन डेटिंग या फिर डेटिंग मेथड यूज किया जाता है, ये क्या है, एक लिमिटेशन है इनमें, अनसर्टेनिटीज हैं, यानी यहाँ पे क्या है ज्यादातर सुपरपोजिशन के बेसिस पर ही चीजों का पता लगाया जाता है। बाकी इसमें जो मल्टीपल टेक्निक्स का हम यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन एक तरीके से ना अलग अलग मेथड्स का कॉम्बिनेशन बना के हम जब करते हैं तो एक तरीके से क्रॉस वैलिडेट करके हम रिजल्ट्स को चेक भी करते हैं ना, और यही रीजन है कि इसकी जो एक्यूरेसी है आपकी डेटिंग मेथड की वो थोड़ी सी बढ़ा देती है। नेवरदलेस हम बात करें तो ये जो मेथड है जो प्रोवाइड किए जाते हैं सब्सटेंशियल एविडेंसेस सपोर्टिंग फॉर द एस्टिमेट ऑफ द कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोलॉजी टाइम स्केल्स, यानी एक तरीके से अर्थ के कंट्रीब्यूट करता है कि उसके जो टाइमिंग है, एज है ना, जियोलॉजिकल टाइम कब से कब तक वो रहा होगा, तो कुछ इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं। अब हम बात कर ले यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थक्वेक वोल्केनोज एंड माउंटेन बिल्डिंग, किस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेनेशन बताना है, जो कि आपके अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गया या फिर माउंटेन बिल्डिंग में इनका एक तरीके से फॉर्मेशन करने में काम करता है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो प्रोवाइड एक तरीके से एक्सप्लेनेशन करता है किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए, वोल्केनोज के लिए या फिर माउंटेन बिल्डिंग के लिए। ये सभी जियोलॉजिकल फिनोमेना जो है क्लोजली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसके मूवमेंट से रिलेट करता है, क्योंकि अर्थ में लगातार क्या है बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, वो आपस में क्या कर रही होती हैं, इंटरैक्ट कर रही होती है ना। यहाँ पे ए प्लेट बी प्लेट से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, सी प्लेट डी प्लेट से इंटरैक्ट कर रहा है, और अलग अलग प्लेटों के नाम भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे समरी बताया गया है कि कौन से प्लेट आपके किस तरीके से अलग अलग फिनोमेना के अकोरेंस के कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक्स की बात कर ले, तो अर्थक्वेक्स जो है आपका एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में आपको देखने को मिलता है, यानी सेस्मिक वेव्स भी हम इन्हें कहते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है आपका किस तरीके से कॉज होता है, तो जो मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट का, है ना, अलोंग फॉल्ट्स, क्योंकि बिटवीन आपके दो प्लेट्स के बिटवीन आपको फॉल्ट्स देखने को मिलेगा, है ना, बीच में जगह जो होती है उसी को हम फॉल्ट कहते हैं। तो ये तीन प्राइमरी रीजन जो है आपके प्लेट बाउंड्रीज के, जिसके कारण आपके अर्थ क्विक जो है आपके कॉमनली अकोर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, दूसरा इसमें कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, और तीसरा इसमें डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की बात करेंगे, तो जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है जिसमें कि आपके टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइड्स करती हैं हॉरिजॉन्टली, स्लाइड्स क्या करती हैं गाइस, हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, एंड ये क्या करते हैं, दे बिकम लॉक्ड, और आपस में ये क्या कर लेते हैं, खुद को लॉक कर लेते हैं, किस कारण, फ्रिक्शन के कारण, स्ट्रेस के कारण, एक्यूमुलेशन के कारण खुद को क्या कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। अब जब ये स्ट्रेस क्या होते हैं गाइज, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और ये स्ट्रेस जो है बाहर की ओर एक तरीके से आता है, तो ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण ये
प्लेट्स क्या होते हैं सडनली क्या हो जाता है गाइस स्लिप कर जाता है, जिसके कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है ना। जैसे कि यहाँ पे लगातार दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है इंटरलॉक हो गया, लेकिन जब ये आपस में जब ये स्लिप खा जाते हैं, या एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगा या तो एक प्लेट ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो कुछ इस तरह का फिनोमेना जब हो जाता है, स्लिप खा जाता है, तो देन यहाँ पे आपका अर्थक्वेक जो है आपको देखने को मिलता है जब एक के ऊपर प्लेटें होती हैं। देन बात कर ले कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की, तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में जो प्लेट्स होती हैं वहां पे क्या होती है कोलाइड होती हैं, या फिर सबडक्ट मतलब एक दूसरे से क्या हो रही होती है टकरा रही होती है, कन्वर्ज हो रही होती है ना। डाइवर्ज कन्वर्ज है ना, एक तरीके से डाइवर्ज यानी एक पॉइंट से कई सारे पॉइंट्स की तरफ बढ़ना, लेकिन एक तरीके से कन्वर्ज होना यानी इकट्ठी होना, है ना। तो यहाँ पे जब एक पॉइंट पे क्या होता है गाइस प्लेटें कन्वर्ज हो रही होती हैं, तो एक तरीके से प्रेशर क्या होता है इंटेंस होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है कॉलिजन के कारण, और यही कॉलिजन लीड करता है नेक्स्ट आगे चल के अर्थक्वेक में, और एक तरीके से रॉक को डिफॉर्म भी कर देता है, फ्रैक्चर भी कर देता है, तोड़ देता है रॉक को, है ना। और सबडक्शन जोन जो है आपका, जहाँ पे ओशनिक प्लेट जो है वो फोर्स कैसे होता है वो बीनीथ मतलब पानी के अंदर ही आपके कॉन्टिनेंशियल प्लेट जो होते हैं वो आपस में टकरा रही होती है, पर्टिकुलरली प्रोन जनरेटिंग पावरफुल अर्थक्वेक। एक तरीके से ना वो जिस एरिया में आपके जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया कहलाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज का अर्थक्वेक क्या होता है जनरेट होता है। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करें जहाँ पे बाउंड्रीज डाइवर्ज हो रही होती हैं, है ना, तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है वहाँ पे प्लेट्स जो है आपस में मूव अपार्ट, यानी वो क्या हो जाती हैं दूर दूर एक तरीके से जाने लग जाती हैं, और एक तरीके से क्या होता है गाइस गैप क्रिएट हो जाता है ना। जब एक जगह से प्लेटें तो दूसरी तरफ से प्लेटें क्या होती है घिसक भी रही होती है। आप सभी को मालूम होगा अगर यहाँ से प्लेट अगर इधर मूवमेंट कर रहा है तो इधर क्या कर रहा है ये गैप छोड़ रहा है, तो जब ये गैप जब छूट जाता है आपका तो देन इससे क्या हो जाता है एक तरह का क्या बन जाता है गैप बन जाता है, और न्यू क्रस्ट के फॉर्मेशन में भी काम आता है, ये अलग बात है। तो ये क्या बन जाता है गाइस गैप बन जाता है, और ये प्लेट क्या हो जाते हैं गाइस सेपरेट हो जाते हैं, और मैग्मा ऊपर की तरफ क्या हो जाता है राइज हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ ये दो प्लेटें हैं और इनमें जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है डाइवर्जन मोशन हो रहा है, ये एक दूसरे के विरुद्ध मोशन कर रही हैं प्लेटें। तो यहाँ पे जब एक तरीके का गैप बनेगा तो यहाँ से क्या होगा लावा जो होगा बाहर की तरफ निकलेगा, और जो लावा निकलेगा वहां पे एक नई तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा एक तरीके से ये नया प्लेट फॉर्म करेगा, अर्थ का क्रस्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कभी कभी आपके भूकंप के झटके वगैरह आते रहते हैं, तो मैग्मा भी आपका अर्थक्वेक कॉज कर सकता है। जब कभी ज्वालामुखी फटता है ना तो उससे भी आपके आते हैं। अब वॉल्केनोज की बात करें तो वॉल्केनोज जो है क्लोजली लिंक्ड करते हैं प्लेट टेक्टोनिक से। प्राइमरली अगर हम बात करें तो ये अकोर कैसे होते हैं तो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। अभी जो हमने पढ़ा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में, तो कन्वर्ज यानी जब एक दूसरे पे टकरा रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है प्लेटें, तब कन्वर्जेंट हमें बाउंड्रीज देखने को मिलता है। लेकिन डाइवर्जेंट जब क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट फोर्स क्या कर रहे होते हैं एक्सर्ट कर रहे होते हैं ना। तो ये दोनों ही रीजन है जिसमें कि आपका क्या होता है यहाँ पे वॉल्केनोस के कारण यहाँ पे भूकंप क्या होते हैं अकोर होते हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री वही चीज लिखा है, volcanoes at convergent boundary result the subduction of one plate and beneath another। क्या होता है एक प्लेट क्या होता है दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाता है सबडक्ट हो जाती हैं, है ना। और ये सबडक्शन प्लेट जो है एक तरीके से सिंक कर जाता है किसमें मेंटल के अंदर, ये चला जाता है। ये जो प्लेट होता है दूसरी प्लेट से टकराने के कारण एक प्लेट क्या हो जाता है गाइस मेंटल की तरफ चला जाता है, मेंटल मिडिल लेयर ऑफ दी अर्थ। और ये रिलीज और ये क्या रिलीज करता है तो ये वाटर रिलीज करता है और अदर वॉलेटाइल जो भी सब्सटेंसेस है उसको क्या करता है रिलीज करता है। और ये क्या रिड्यूस करता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है मेंटल की उसको रिड्यूस करता है, जिसके कारण और ये प्रोसेस में जनरेट आपका क्या होता है नॉर्मली मैग्मा जनरेट होता है, क्योंकि जो आपके नीचे मिडिल लेयर से हम बात कर लें मेंटल से बहुत सारे मैग्मा वगैरह जो निकल रहे होते हैं और वो अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं ना। वॉल्केनिक इरप्शन भी कहते हैं, वॉल्केनिक अर्क का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसी में से आपके वॉल्केनिक जैसे रिंग ऑफ फायर का के बारे में आपने सुना होगा। ये एक क्या होता है बहुत सारे आइलैंड्स का क्या है गाइस ग्रुप है जिसमें कि आपके क्या बनाता है एक रिंग ऑफ फायर बनाता है। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज मिल जाते हैं। वो कहाँ मिलेंगे
तो पैसिफिक ओशंस में, है ना, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज मिल जाते हैं। देन बात कर ले डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की, तो वॉल्केनोज जो है गाइस डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में वहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपार्ट, यानी दूर चले जाते हैं, दूर चले जाने लगते हैं, और एक तरीके से गैप का फॉर्मेशन होता है, और वो गैप के कारण वहाँ पे मैग्मा जो है गाइस राइज हो जाता है, और वो मैग्मा के राइज होने के कारण मैग्मा ऊपर सरफेस की तरफ पहुंच जाता है, जो कि एक नए क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है ना। वॉल्केनिक एक्टिविटी आपका कहाँ होता है, मिड ओशनिक रीजेस में आपको देखने को मिलता है। इस टाइप के वॉल्केनिक एक्टिविटी को हम कैरेक्टराइज करते हैं किसके द्वारा, फिजर्स इरप्शन, और क्या है, कंटिन्यूअस क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट, यानी इसी के कारण आपके कंटिन्यूअली नए क्रस्ट का फॉर्मेशन भी होता है। अब हम बात कर ले माउंटेन बिल्डिंग की। माउंटेन बिल्डिंग में किस तरीके से ये रोल अदा करता है, तो देखिए माउंटेन बिल्डिंग आपका क्या कहलाता है, ओरोजेनेसिस कहलाता है। ओरोजेनेसिस आपका अकोर कैसे होता है, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के कारण होता है। जब क्या होती हैं, दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज हो रही होती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जब प्लेट्स आपस में कोलाइड करने के बाद ये इंटेंस डिफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है, यानी एक बार ये जब टकरा जाती है तो ये ऊपर की तरफ उठने लग जाती है ना, इस तरीके से ऊपर उठने लग जाती है। ये किस टाइप के आपके वो हैं, तो ये आपके कन्वर्जेंट आपके बाउंड्रीज में होने वाले हैं ना, तो और इस तरीके से आपका माउंटेन का भी फॉर्मेशन ये कर देते हैं ना, ऊपर की तरफ प्लेटें उठने लग जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समझ ले कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का क्या रोल होता है। तो जब दो कॉन्टिनेंशियल क्या है आपके प्लेट्स से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और ये क्या होते हैं, नाइदर इज डेंस इनफ टू सबडक्टेंट, क्या होते हैं ये जो सबडक्टेंट के ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं ना, काफ़ी मतलब ज़्यादा कम डेंस होते हैं, और ये यहाँ पे इंस्टीड बात करें, जबकि जो प्लेट्स है वो कैसे होते हैं, क्रम्पल और बकल होते हैं, यानी वो लार्ज माउंटेन रेंजेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्रम्पल और बकल फॉर्म करते हैं ना प्लेट्स के जरिए। और ये जो प्रोसेस ये कॉन्टिनेंशियल कॉलिजन कहलाता है, यही आपके रिस्पॉन्सिबल है आपके तरह तरह के माउंटेन, आयोनिक माउंटेन हो गए जैसे कि हिमालयस वगैरह के फॉर्मेशन में आपका ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ही काम करते हैं। अब बात कर लें यहाँ पे सबडक्शन जोन की, तो माउंटेन क्या करते हैं गाइस, बिल्ड करते हैं क्या, सबडक्शन जोन बिल्ड करते हैं, जहां पे आपके क्या होते हैं, जो ओशनिक प्लेट्स होते हैं और सबडक्टेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंशियल प्लेट के नीचे होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्टिनेंशियल प्लेट के नीचे होती हैं, जहां पे क्या हो रहा होता है, जो ओशनिक प्लेट है वो सिंक कर जाती है, जो ओशन के जो प्लेट होते हैं, जो समुद्र के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो शिंक कर जाती है, और एक तरह का कंप्रेशन कॉज करती है, जिसमें कि आपका डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है किसका, ओवरलाइंग कॉन्टिनेंशियल प्लेट का, और कोस्टल माउंटेन रेंजेस का भी फॉर्मेशन आपने देखा होगा। बहुत इस चारों तरफ समुद्र है और समुद्रों के बीच में कुछ इस तरीके से चट्टाने निकल आती है बाहर, है ना, बहुत सारे आइलैंड का भी फॉर्मेशन वगैरह कर देते हैं। तो कोस्टल माउंटेन रेंजेस कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्लेट टेक्टोनिक्स है आपके प्रोवाइड कराते हैं कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क, जिसके अंदर आपका क्या होता है कि जो डायनेमिक पोजीशन है और जो शेप है अर्थ का, वहां पे लगातार क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है ना। किस कारण, तो ये आपका अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्टिविटी, है ना, और माउंटेन बिल्डिंग में भी ये क्या करते हैं, टेक्टोनिक्स एक तरीके से काम करते हैं। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कि आपको डिस्कस करना है हाउ जियोलॉजी डिफर फ्रॉम अदर साइंसेज, यानी जियोलॉजी जो है हम अदर टाइप्स के साइंसेज जैसे कि बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिजिक्स की बात कर ले, बहुत तरह तरह की जो साइंसेज होती हैं उससे जियोलॉजी किस तरीके से डिफरेंट है और कई मायने में डिफरेंट कैसे हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जियोलॉजी आपके अदर साइंसेज से डिफर कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की बात करें तो जियोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, जिसमें कि आप क्या देखते हो, ये इनकॉर्पोरेट करता है एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, यानी इसमें आपका फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब आ जाता है। हमें इसमें गणना भी करनी पड़ती है, जोड़ घटा गुना भाग भी इसमें होता है। एक तरीके से इंटीग्रेटेड नॉलेज है वेरियस फील्ड का, है ना। आप जियोलॉजिस्ट बन जाओ, ये जूलॉजिस्ट बन जाओ, आप क्या फिजिस्ट बन जाओ, आप क्या केमिस्ट बन जाओ, है ना, या आप मैथमेटिशियन बन जाओ, इन सभी का एक निचोड़ जो है आपको जियोलॉजी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की, कॉम्पोजिशन की और प्रोसेसेस की स्ट्रक्चर करते हैं, जिसमें कि हमें सभी एक डिसिप्लिन्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। बात कर ले यहाँ पे डीप टाइम पर्सपेक्टिव्स की, तो जियोलॉजी क्या फोकस करता है, स्टडी ऑफ द अर्थ हिस्ट्री ओवर मिलियन
मिलियन एंड बिलियन ईयर ऑफ, यानी ये क्या करता है कि लंबे समय में जो भी जियोलॉजी में या अर्थ की जो हिस्ट्री रही है मिलियन ईयर फोकस करता है उन स्टडीज को कि जो हजारों लाखों साल पहले क्या हुई है, घटित हुई है, मतलब इतने सालों में क्या क्या चीजें हुई है यहाँ पे। और क्या इनकॉर्पोरेट करता है, तो ये कॉन्सेप्ट को बताता है जो डीप टाइम और जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स है, एक तरीके से सेट करता है क्या, विच सेट्स इट पार्ट फ्रॉम मेनी अदर साइंसेज दैट प्राइमरली फोकस ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, है ना। जो कि अदर साइंसेज आप क्या करा जाता है, वो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को क्या करती है, सिर्फ स्टडी करती है, उस पर फोकस करती है ना। लेकिन हम बात कर लें आपका जो जियोलॉजी है वो क्या करता है, एक लंबे स्केल के टाइम जर्नी को, उस चीज को समझने की, स्टडी करने की कोशिश करती है। तीसरा हम बात करें तो इसमें फील्ड वर्क और ऑब्जर्वेशनल अप्रोच देखने को मिलता है, यानी जियोलॉजी जो है प्लेसेस की वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फील्ड वर्क, यानी आप क्या है लेबोरेटरी में बैठ के आप जियोलॉजिकल वर्क को नहीं कर सकते हो। आप क्या है, जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो और आप क्या है कि वहां पे आपको किसी रॉक को, किसी माउंटेन को ऑब्जर्व करना है, तो वो आप ऑनलाइन क्लासेस या फिर डिजिटल क्लास के माध्यम से भी नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से ये क्या है, ये फील्ड वर्क में काम करता है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ता है, रॉक्स, मिनरल, लैंडफॉर्म्स अलग अलग। तो जियोलॉजिस्ट जो है अपना जो टाइम जो स्पेंड करते हैं, सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करते हैं वो फील्ड वर्क में, जिसमें कि वो एग्जामिन करते हैं जो आउटक्रॉप, जो भी उनको रिजल्ट देखने को मिलता है, कलेक्ट जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, साथ ही मैपिंग यानी जियोलॉजिकल फीचर्स को मैप करना, वो सारा जो आपका अप्रोच है वो सभी फील्ड वर्क या फिर ऑब्जर्वेशनल अप्रोच आपका कहलाता है। इसमें जो दिस हैंड्स ऑन अप्रोच डिस्टिंग्विश जियोलॉजी फ्रॉम, तो यही आपका जो रीजन है, एक तरीके से आप देखोगे तो ये अदर साइंसेज से अलग करता है। अदर साइंसेज आपके रिलाई करते हैं हैविली किसमें, लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल मॉडल्स में, बट हम बात कर ले जियोलॉजी, ये एक प्रकार का किस तरीके का है, इसमें ज़्यादातर जो आपके अप्रोच फॉलो किए जाते हैं वो फील्ड वर्क वाले अप्रोच फॉलो किए जाते हैं। स्पेशियल पर्सपेक्टिव की बात कर लें तो जियोलॉजी में आपका इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि हम अर्थ के फीचर को स्टडी करते हैं, प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं और रिलेशन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ये एग्जामिन करता है कि जो पत्थर, मिनरल और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से पूरे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड है और साथ ही किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही जो स्पेशियल पर्सपेक्टिव है, एक यूनिक आपको देखने को मिलेगा जियोलॉजी में, और डिस्टिंग्विशेस और अदर साइंसेस से आपको ये चीज़ें क्या है, जियोलॉजी को अलग बनाती है। और प्राइमरली ये क्या होते हैं, टेम्पोरल और माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना होती हैं। ज़्यादातर आपकी जो छोटी क्या कहते हैं साइंसेस की बात कर लें, अदर साइंसेस की बात कर लें, तो ये हो गए। साथ ही एक और है यहाँ पे पांचवा, हम बात कर ले एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन टू नेचुरल सोर्सेज रिसोर्सेज एंड हैजार्ड्स की बात करें तो जो जियोलॉजी एक तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करता है अर्थ के रिसोर्सेज को मैनेज करने में, जैसे कि मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, अंडर वाटर को किस तरीके से मैनेज करना है, और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है असेसमेंट्स और मिटिगेशन में, नेचुरल हैजार्ड्स को किस तरीके से रोका जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें आपके अर्थ को एक वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, फ्लड्स हो गए, ये सब भी आपके काम आते हैं। बात करें इसके प्रैक्टिकल की और एप्लीकेशंस की, तो जियोलॉजी जो है एक तरीके से अपार्ट फ्रॉम श्योरली थ्योरेटिकल और लैबोरेटरिकल बेस्ड साइंसेज, यानी बहुत दूर दूर का नाता नहीं बनता आपके अदर साइंसेज से जियोलॉजी का। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है मैनिफेस्टेशन के बारे में, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर के लिए हम एक तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है ना, मतलब एक तरीके से किसी चीज की पहले से कल्पना कर लेना, डेट्स आर कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, है ना। पहले से आप उस चीज को इमेजिन कर लेना। तो अंडरग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग किस तरीके से हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, सरफेस मैनिफेस्टेशन, मतलब मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है। तो देखिए सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की हम बात करें तो एक तरीके से विजिबल फीचर होता है, जिस प्रोसेसेस में हम क्या करते हैं, डेट इंडिकेट द प्रेजेंस और मूवमेंट ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ सरफेस। हम इसमें क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम इंडिकेट करते हैं किस चीज़ को, हम वाटर के प्रेजेंस को, जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर है ना, पृथ्वी के नीचे है, जो आपका वाटर लेयर कहलाता है, एक तरीके से अंडरग्राउंड वाटर जो कहलाता है, तो उसके मूवमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि आपके कॉमन सरफेस मैनिफेस्टेशन जो है आपके अंडरग्राउंड वाटर में इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग जो आपका अकोर होता है कहाँ पे होता है, तो ये ग्राउंड वाटर नेचुरली इमर्ज कहाँ होता है, तो
अर्थ के सरफेस पे होता है, स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स आपने देखा होगा, है ना। ये फॉर्म होता है वाटर, जहाँ पे आपके क्या होते हैं, वाटर टेबल इंटरसेक्ट करते हैं लैंड सरफेसेज में और अलाउ करते हैं वाटर को फ्लो बाहर आने के लिए। तो इसमें आप देखते हो कि जो स्प्रिंग्स होते हैं साइज में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रेट से बाहर आ रहे होते हैं उसमें से पानी, और जो रेंज है स्मॉल सेप्स से लेकर लार्ज गशिंग स्प्रिंग्स तक आपको मिल जाएगा। सीपेज और मॉइस्चर्स की बात करें तो एरियाज जो होते हैं ग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस थ्रू परमेबल सॉइल्स। और देखिए आपका क्या होता है कि जियो अगेंस्ट ग्रेविटी आपके क्या होते हैं, वाटर मूव कर रहे होते हैं, तो जो आपके सॉइल्स होते हैं वो परमेबल आपके होते हैं, परमेबल सॉइल्स होते हैं, है ना। और रॉक्स में एग्जिबिट सीपेज, मतलब रॉक्स जो है आपके उसमें भी बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होते, लेकिन वो एक तरीके से मॉइस्चर और सीपेज का काम करता है, उसमें से पानी रिसता है। तो एक तरीके से ऑब्जर्व होता है, हमने देखा होगा उसके ऊपर वेट पैचेस या फिर डैम्प हमने देखा होगा, स्पेशली लो लाइंग पुअरली ड्रेन्ड एरियाज में, है ना। तो उन सारी चीज जगह पे जहाँ पे क्या होता है बहुत मुश्किल से पानी अंदर जमीन के अंदर जाता है, तो उस रीजन में हमने देखा है ऐसा। उसके बाद हम बात कर ले वेटलैंड्स और स्वैम्प्स की, तो वैसा एरिया जहाँ पे वेटलैंड्स देखा होगा ना आपने, जहाँ पे पानी वगैरह जो जमा रहता है, वाटर लॉग रहता है, तो वेटलैंड्स और स्वैम्प्स की बात करें तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है ना, जिसमें कि हमें पता चलता है कि जो सैलो वाटर है ना, छिछला पानी जहाँ पे ग्राउंड वाटर होता है, और ये एरिया कैसे फॉर्म होते हैं जहाँ पे वाटर लॉग हो जाता है ना। और वाटर लॉग कैसे होता है, तो सॉइल दैट सपोर्ट स्पेशलाइज्ड वेजिटेशन एडेप्टेशन टू वेट कंडीशन, और वहाँ पे आप देखे भी होंगे वेटलैंड्स में कुछ स्पेशलाइज्ड वेजिटेशन एडेप्टेशन के हिसाब से उगाते हैं। अब हम बात कर ले एपीथर्मल स्ट्रीम्स की बात कर ले, तो एपीथर्मल स्ट्रीम्स की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, इंटरमिटेंट और सीजनल स्ट्रीम्स भी कहलाता है, जो कि एक खास सीजन में आने पे ही ये क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। तो इस सीजन में आप देखोगे कि जो पीरियड ऑफ इंक्रीज ग्राउंड वाटर फ्लो, इसमें आप देखते हो जब कभी आपके घर में लगा भी होगा ना वो समरसेबल वगैरह टाइप तो जिसमें कि हम ग्राउंड वाटर को मोटर की सहायता से बाहर निकालते हैं, तो उस जगह पे आप देखते होंगे कि गर्मी के समय पानी बहुत नीचे चला जाता है, तो पानी नहीं आता है। जहाँ पे कभी पहले गांव में हैंडपंप वगैरह लगा रहता था पानी नहीं आता है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो बहुत पानी ऊपर आ जाता है। तो एक तरीके से ये भी एक तरीके से इंडिकेट करता है ग्राउंड वाटर को। तो दे आर टिपिकली ड्राई और मिनिमम फ्लो एंड ड्रायर पीरियड्स दैट बिकम एक्टिव ड्यूरिंग वेटर सीजन। ठीक है, तो ये कब एक्टिव हो जाता है, जैसे ही वेटर सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो जो मिनिमम फ्लो होता है वो मैक्सिमम फ्लो में बदल जाता है। अब हम बात कर ले सॉल्ट डिपॉजिट्स की, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कैरी कर सकता है डिजॉल्व सॉल्ट्स को, जो कि एक तरीके से है ना विच आर लेफ्ट बिहाइंड, जो कि अपने साथ छोड़ जाता है। जो वाटर है इवेपोरेट हो जाता है, आप सभी जानते हैं जो सरफेस से क्या होता है गाइस, वाटर इवेपोरेट हो जाता है। और जो प्रोसेस है जो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट जो है सॉल्ट पैन्स या सॉल्ट फ्लैट्स का जो फॉर्मेशन है उसमें जो प्रोसेसेस जो लीड करता है, जिसमें कि एक्युमुलेशन जो है जो सॉल्ट्स एकत्रित होती है, इकट्ठे होते हैं एक जगह, वो हमें एक तरीके से विजिबल देखने को मिलता है। क्योंकि आपका सॉल्ट जो होता है वो इवेपोरेट नहीं हो सकता। इवेपोरेट क्या होगा, तो आपका वाटर इवेपोरेट हो जाता है, नीचे सॉल्ट जमा हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से सॉल्ट डिपॉजिट भी हमें बताता है अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। इसके बाद हम बात करें सिंक होल्स की, तो सिंक होल्स एक तरह का डिप्रेशन होता है, एक तरह का गड्ढा होता है ना, जो कि फॉर्म कैसे होता है, जब अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। जब अंडरग्राउंड वाटर क्या कर देता है गाइस, डिसॉल्व कर लेता है सॉल्युबल रॉक्स को, सच एज जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, है ना, ये ऐसे रॉक्स हो जाते हैं होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, तो कैविटीज क्रिएट कर देते हैं बीनीथ द सरफेस, है ना। सरफेस के अलोंग आप देखोगे वहां पे कैविटीज छोटे छोटे छिद्र फॉर्म कर देते हैं, पोर्स फॉर्म कर देते हैं। और ये जो जब कभी ये जो ओवरलाइंग रॉक्स है ये कैन नो लॉन्गर सपोर्ट, यानी काफी लंबे समय तक ये वेट क्या है सपोर्ट नहीं कर पाते और ये कोलैप्स कर जाते हैं और ये क्रिएट क्या कर देते हैं, सिंक होल, यानी एक बड़ा सा गड्ढा क्या कर देते हैं, बना देते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज सर्फेसेज मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज क्रूशियल फॉर अंडर वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, यानी एक तरीके से जो मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलता है अंडरग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग एक तरीके से क्रूशियल है अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए जो पोटेंशियल वाटर सोर्सेज है ना, अजेनिंग द हाइड्रोलॉजिकल डायनेमिक्स ऑफ अ रीजन। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे इसके बी पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपको नोट्स के बारे में लिखना है।
बी पार्ट में आपको क्या लिखना है गाइज, नोट्स लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स यानी फोर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है, और इंटरलिंक्ड एंगल क्या होता है इसके बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की बात कर लें, जो कि आपका किस पे बेस्ड होता है, इंटरलिंक्ड एंगल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इंटरलिम एंगल पे बेस्ड यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स की बात करें तो फोल्ड जो आपका है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके किसके रिजल्ट देखने को मिलता है, जो डीफॉर्मेशन होता है रॉक लेयर्स का क्या होता है, क्या होता है, डीफॉर्मेशन होता है टेक्टोनिक फोर्सेस के लगने के कारण, और इनको कैटेगराइज किया जाता है किस पे, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग देयर शेप हो गया, साइज हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, है ना। इसके बेसिस पे ये फोर्स को क्या करा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन मेथड जो है फोल्ड के लिए यूज किया जाता है, और इंटरलिम एंगल जो है एक तरीके से रेफर करता है इन एंगल को बिटवीन द लिम्ब ऑफ स्लाइड्स, है ना। इनके बिटवीन हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरलिम एंगल देखने को मिलता है, जो कि रेफर करता है क्या, एंगल बिटवीन द लिम्स और साइड्स, यानी जो लिम्स है और साइड्स है उसके बिटवीन जो एंगल बनता है उसी को हम जस्ट एज अ फोल्ड कहते हैं ना, साइड्स ऑफ फोल्ड, मतलब फोल्ड का जो बनता है। और इसके हम 3 मेन टाइप्स के बारे में हम बात कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरलैम्प एंगल के, तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जेंटल फोल्ड्स की बात करें, ये भी एक तरह का इंटरलिव एंगल के बेसिस पे ही इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो देखिए जेंटल फोल्ड जो है ये लार्ज इंटरलिव्ड एंगल के फॉर्मेशन पे बनता है, यानी टिपिकली ग्रेटर हो कितना, 180 डिग्री से ज्यादा हो तो आपका जेंटल फोल्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी मैंने क्या बताया, इंटरलिम एंगल कैसे फॉर्म होता है, तो ये आपका लिम्ब और कौन सा है, साइड्स के बिटवीन जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अब यहाँ मैंने बोला 180 से ज्यादा हो, 180 से जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपका जेंटल फोल्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो लिम्ब फोल्ड है, जो मतलब लिम्ब जो है फोल्ड का, ये क्या है, नियरली पैरेलल आपको मिलेगा टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के पैरेलल मिलेगा, और रिजल्टिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये काफी ज्यादा चौड़े होंगे और फोल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जेंटल फोल्ड जो है कैरेक्टराइज किया जाता है जस्ट ब्रॉड और ग्रेजुअल कर्वेचर के अकॉर्डिंग, और ऑफन एसोसिएट किस में किया जाता है, तो कंप्रेशनल फोर्सेस के द्वारा, है ना, जो लार्ज फोर्स क्या होता है, लग रहा होता है इनके बिटवीन। और हम बात कर ले ओपन फोल्ड्स की, तो ओपन फोल्ड्स आपका क्या है, एक तरह का इंटरलिव एंगल जो है आपका 70 टू 120 डिग्री होना चाहिए। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इसमें जो फोल्ड है आपका मॉडरेटली इंक्लाइंड होता है, और जो फोल्ड स्ट्रक्चर है वो अपीयर कैसा होता है, तो क्लोज्ड कंपेयर टू जेंटल फोल्ड्स, यानी काफी ज्यादा जेंटल फोल्ड से क्या होता है, क्लोजर होता है ना, अपीयर दिखता है, मतलब बहुत ही नजदीकी आप देखोगे तो ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। देन टाइट, और इसमें है कुछ नहीं, रिलेटिवली थोड़ा वाइड होता है, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशनल फोर्सेस इसमें देखने को मिलता है, और जो कि एक तरीके से रॉक लेयर पे लग रहा होता है। बात कर ले टाइट फोल्ड्स की, तो टाइट फोल्ड जो है स्मॉल इंटरलिम एंगल होता है, बहुत छोटा, यानी 70 डिग्री के आसपास ही होता है, बहुत कम होता है 70 डिग्री से, है ना। तो ये जो लिम्ब है आपका फोल्ड का, ये क्या होता है, हाईली इंक्लाइंड होता है, काफी ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है, इस तरीके का है ना एंगल बनता है ना, तो काफी ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है, और ये नियरली वर्टिकल रिजल्ट फॉर्म करता है, नैरो, है ना, नैरो एंड स्लाइटली कंप्रेस्ड फोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, काफी ज्यादा पतला और टाइटली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और ये जो फोल्ड है शार्प टाइट कर्वेचर फॉर्म करता है, और इसे एसोसिएट करते हैं किसके साथ, तो इंटेंस कंप्रेशनल फोर्सेस के साथ, जो लगातार लोकलाइज्ड एरिया में आपका लग रहा होता है ना, एक्टिंग ओवर लेयर। Then they often occur in areas of significant crustal deformation such as mountain belts। ठीक है, तो ये लगातार जो आपके माउंटेन बेल्ट्स का डिफॉर्मेशन, लगातार पहाड़ें टूटती हैं तो कुछ इसी रीजन के कारण भी आपके होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इसमें समझने वाली बात ये थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड जो है ये बेस्ड होते हैं किस पे, इंटरलिम्ब एंगल के बिटवीन, इंटरलिम्ब एंगल पे बेस्ड होते हैं, इंटरलिम्ब एंगल पे बेस्ड होते हैं, जो कि आपका बहुत तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है फोल्ड्स को। अदर फैक्टर्स की बात करें तो ये एक्सियल प्लेन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, सिमेट्री हो गया, रिलेटिव एजेस रिलेशनशिप्स हो गए, इन सभी के बेसिस पे भी हम क्या है कंसीडर करते हैं फोल्ड स्ट्रक्चर्स को जियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको डिस्क्राइब करना है एविडेंसेस ऑफ ऑरोजेनिक प्रोसेसेस की। ऑरोजेनिक प्रोसेस हम किसे कहते हैं, जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, ये आपका ऑरोजेनिक प्रोसेस के कारण होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एविडेंसेस ऑरोजेनिक प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। तो एविडेंसेस ऑफ, देखिए सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ज़्यादा कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ओरोजेनेसिस की बात करी जा रही है, एविडेंसेस की। उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, सी फ्लोर की बात कर रहे थे, है ना, किस तरीके से सी फ्लोर का ओशन के अंदर फॉर्मेशन होता है ना। तो इससे एक दूसरे से क्या है, इंटीग्रेटेड है सभी क्वेश्चंस। तो देखिए ऑरोजेनेसिस की बात करें, ऑरोजेनिक प्रोसेसेस की, इसके एविडेंसेस हमें कैसे मिलते हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्व है फॉर्मेशन माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस का, जो कि आपका ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, वेरियस जियोलॉजिकल फीचर्स में, है ना। तो यहाँ पे 5 हम की एविडेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहला फोल्डेड एंड थ्रस्टेड रॉक स्ट्रेटा की बात कर रहे हैं। वैसे रॉक स्ट्रेटा, वैसे रॉक लेयर की बात करें जो कि क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं या फिर थ्रस्टेड होते हैं, दबे हुए होते हैं, है ना, फोल्डेड और दबे हुए होते हैं। तो ये जो ऑरोजेनेसिस प्रोसेसेस जो है आपका, उसके रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग जो रॉक है, रॉक लेयर है, ये किस तरीके से मतलब ऑरोजेनेसिस में काम आते हैं। तो देखिए माउंटेन रीजन में आपने देखा है कि जो रॉक्स है वो फ्रिक्वेंटली डिफॉर्म भी हो रहे होते हैं, है ना, इनटू फोल्ड के कारण वो क्या होते हैं गाइस, डिफॉर्म होते हैं। सच एज ये क्या कहलाते हैं, एंटीक्लाइंस और सिनक्लाइंस कहलाते हैं। इंडिकेट एक तरीके से क्या इंडिकेट करते हैं, कंप्रेशन और शॉर्टनिंग ऑफ द क्रस्ट, यानी यहाँ पे जो क्रस्ट होता है गाइस लगातार छोटा होता चला जाता है ना, शॉर्टनिंग होता चला जाता है। और ये जो थ्रस्ट फॉल्ट्स है, इससे क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ रॉक्स है वो पुश्ड हो रहा होता है ओवर यंगर रॉक्स, है ना, यंगर रॉक्स के ओवर पुश्ड हो रहा होता है, जिसके ये एक कॉमन आपको फिनोमेना देखने को मिलता है। अब यही जो प्रेजेंस है फोल्डेड का, थ्रस्टेड रॉक स्ट्रेटा का, प्रोवाइड कराता है क्लियर एविडेंस पास्ट ऑरोजेनेसिस एक्टिविटीज की। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे ऑरोजेनेसिस में काम आता है, तो देखिए ऑरोजेनेसिस इन्वॉल्व होता है इंटेंस प्रेशर और हीट, यानी काफी ज्यादा प्रेशर और हीट लग रहा होता है उस पर। और ये मेटामॉर्फोसिस होने के बाद रॉक के भी आपका होता है, मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक का भी ये एक तरीके से लीड करता है मेटामॉर्फिज्म में। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे होते हैं, तो सच एज ग्नेसिस, सिस्ट और मार्बल जो है आपके कुछ एग्जांपल्स है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ये ऑफन कहाँ पाए जाते हैं, तो माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। इनके जो रॉक्स होते हैं वो अंडरगॉन सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है, चेंजेस इन देयर मिनरोलॉजी, उनके मिनरोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाता है, टेक्सचर में चेंजेस आ जाता है। और हाई टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें किसके कारण होती है, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण होती है। ये प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक्स में एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर की तरह काम करती है पास्ट के ऑरोजेनेसिस प्रोसेसेस जो हुए हैं उसमें, है ना। देन अपलिफ्टिंग लैंडफॉर्म्स, किस तरीके से जो लैंडफॉर्म्स है वो अपलिफ्ट करती हैं। माउंटेन्स जो है वो एसोसिएट किससे करती है, लैंडफॉर्म से एसोसिएट करती है, इंक्लूडिंग चाहे रिजेस हो, चाहे पीक्स हो, वैलीज हो। ये डायरेक्ट एविडेंसेस बताती है ऑरोजेनेसिस प्रोसेस की, कि जिसमें कि जो रॉक्स है वो अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। ऑरोजेनेसिस रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलता है कि एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स आपके फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो लैंडफॉर्म्स है ये एग्जिबिट करते हैं वेरियस स्टेजेस में, जैसे कि इरोजन हो गया, इसमें आपके इरोजन भी लगातार होते रहते हैं। सो केस लॉन्ग टर्म्स ऑफ ऑरोजेनेसिस प्रोसेसेस ऑन द लैंडस्केप। तो ये सारा जो है आपका नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरली ये अकोर होता है। बात कर ले हम वॉल्केनिक एक्टिविटी की, तो ऑरोजेनेसिस प्रोसेस जो है आपका कैसे अकोर होता है, तो देखिए ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी होता है, ये एसोसिएट करता है जस्ट डायरेक्टली वॉल्केनिक एक्टिविटी से। एज माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वो फॉर्म जो होता है कैसे होता है, ऑरोजेनेसिस प्रोसेस की तरह होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैग्मा जो है ये भी आपका राइज कर सकता है सरफेस एंड द रिजल्ट इन वॉल्केनिक इरप्शन। जब क्या होता है वॉल्केनिक इरप्शन होता है और एक जगह मैग्मा बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं, तो एक उस रीजन का क्या हो जाता है, हाइट इंक्रीज हो जाता है ना एक तरीके से, तो वो भी एक तरीके से माउंटेन फॉर्म करता है। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, वॉल्केनिक कोन्स और वॉल्केनिक वेंट्स जो है विद इन और नियर द माउंटेन रीजन के नियर आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। तभी तो माउंटेन के रीजन्स के नियर आपको बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो एक तरीके से इंडिकेट करते हैं, इन्फ्लुएंस को बताते हैं कि इसमें
ओरोजेनेसिस का किस तरीके से इन्फ्लुएंस रहा है और डेवलपमेंट जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी का। मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर ले तो कुछ सम केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो ओरोजेनेसिस जो है, जिसमें कि लार्ज क्रिस्टल ब्लॉक जो है वो किस में चले जाते हैं, एक्सटेंशनल फोर्सेस में चले जाते हैं। और इसमें जो फॉर्मेशन जो है मेटामॉर्फिक कोर का, कॉम्प्लेक्सेस का, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि वो कोर जो है वो इंटेंशनली क्या हो जाता है गाइस, डीफॉर्म हो जाता है। और मेटामॉर्फोसिस रॉक्स जो होते हैं वो सराउंडेड द लेस डीफॉर्म रॉक, है ना, और वो किनके द्वारा गिर जाते हैं, जो लेस डीफॉर्म रॉक्स हैं उनके द्वारा वो गिर जाते हैं। अब बात करें मेटामॉर्फिक कोर जो है, कॉम्प्लेक्सेस जो है, मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्सेस जो है, ये एक तरीके से एविडेंसेस और कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक प्रोसेसेस को एसोसिएट करती है ओरोजेनेसिस के थ्रू। तो ये कुछ एविडेंसेस है जो कि प्रोवाइड करती है कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, जो कि ओरोजेनेसिस में प्रोसेसेस में आपके फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स में आपको देखने को मिलता है। ये हेल्प करता है जियोलॉजिस्ट को कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके अर्थ के टेक्टोनिक हिस्ट्रीज को और अंडरस्टैंड कर सके मैकेनिज्म को, माउंटेन बिल्डिंग्स को और शेड लाइट को, डायनेमिक नेचर को, है ना, अर्थ क्रस्ट के काफी ज्यादा चीजों में काम आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर्स समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया होगा। तो देन अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्रों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक्स के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।